गलती से उसे एक और झटका लगा और उसके मुंह से खून निकल आया। वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल थी और इस भारी प्रहार ने उसकी चोटों को और भी बदतर बना दिया और उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया। उसके पीछे पीछा कर रहे मानसल युवक ने यह देखा और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वह महिला को पकड़ने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। जैसे ही वह सफल होने वाला था, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और हरे वस्त्र में एक आकृति हवा से बाहर निकलकर उसके सामने आ गई और उसका रास्ता रोक दिया। मानसल युवक चौंक गया। हालांकि जब उसने अपना रास्ता रोकने वाले हरे वस्त्र वाले युवक का साधना स्तर देखा तो मानसल युवक तुरंत क्रोधित हो गया। महान क्षेत्र के शुरुआती चरण में एकमात्र चींटी तुम्हारे काम में दखल देने की हिम्मत करती है, तुम मौत को दावत दे रहे हो। इसके साथ मानसल युवक ने अपना हाथ घुमाया, उस हरे वस्त्र वाले युवक के सिर पर थप्पड़ मारा जिसे वह चींटी मानता था। मानसल युवक के विचार में उसके आरोहण लोक के मध्य चरण की साधना के साथ महान क्षेत्र के शुरुआती चरण में एक चींटी को मारना आसान था, इसलिए उसने इस चींटी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। दुर्भाग्य से यह मानसल युवक इस वर्ष के मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को देखने के लिए युमेश शाही शहर नहीं गया था, अन्यथा वह समझ जाता कि यह प्रतीत होने वाला महत्वहीन हरे वस्त्र वाला युवक वास्तव में कितना भयानक था। विराट ने उदासीनता से मानसल युवक की ओर देखा, फिर लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, एक अतुलनीय रूप से भयानक शक्ति को उजागर किया। इससे पहले कि युवक हमला कर पाता, उसने एक ज्वार की लहर की तरह एक विशाल शक्ति को अपने ऊपर गिरते हुए महसूस किया। इस भारी शक्ति को महसूस करते हुए युवक भयभीत हो गया। यह कैसे हो सकता है? महान क्षेत्र के शुरुआती चरण में एकमात्र चींटी इतनी भयानक ताकत कैसे रख सकती है? अविश्वास ने युवक की आंखों को भर दिया। अगले ही पल एक कानफोड़ दहाड़ उठी और युवक उस शक्ति से तुरंत धूल में मिल गया। शेष पशुपालन संप्रदाय के शिष्य इस अकल्पनीय दृश्य से दंग रह गए। एक शिष्य जो युमेश शाही शहर में मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल हुआ था, ने तुरंत विराट को पहचान लिया और डर के मारे चिल्लाया, वह विराट है, भागो। वह फिर अपनी जान बचाने के लिए मुड़ा और भागा। शिष्य की चीख सुनकर अन्य पशुपालन संप्रदाय के शिष्य भयभीत होकर बिखर गए और भाग गए। विराट ने इस मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पहले ही एक जबरदस्त प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी, लेकिन उसके हमले ने अभी अफवाहों से भी अधिक भयानक शक्ति प्रदर्शित की। इन परिस्थितियों में उन्होंने एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की। विराट ने उदासीनता से भागते हुए पशुपालन संप्रदाय के शिष्यों की ओर देखा और एक विचार के साथ उसके शरीर से बिजली का एक वलय निकला जो सभी दिशाओं में फैल गया। बिजली का यह वलय एक अतुलनीय रूप से भयानक विनाशकारी आभा लिए हुए जल्दी से भागते हुए पशुपालन संप्रदाय के शिष्यों तक पहुंच गया। बिजली के इस वलय की बमबारी के तहत सभी भागते हुए पशुपालन संप्रदाय के शिष्य राख में बदल गए। विराट के मन में पहले से ही पशुपालन संप्रदाय के शिष्यों के लिए कोई सद्भावना नहीं थी। युमेश शाही शहर में उन पर बार बार हमला किया गया था। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में उसे भैरव के नेतृत्व में पशुपालन संप्रदाय के शिष्यों के साथ साथ ठाकर विजय, लोकेंद्र और अन्य लोगों ने घेर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसका तीसरा क्लोन खो गया था। अब अभी फिर से प्रकट होने पर मानसल युवक ने बिना कोई प्रश्न पूछे उस पर हमला कर दिया, जिससे पशुपालन संप्रदाय के शिष्यों के लिए विराट की घृणा और बढ़ गई। इसलिए विराट ने इस बार कोई दया नहीं दिखाई। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद युवा मालिक। महिला ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया। विराट को गहरा नमन किया। यदि हरे वस्त्र पहने इस युवक ने उसे नहीं बचाया होता तो वह शायद पशुपालन संप्रदाय के शिष्यों के हाथों में पड़ जाती। यदि उन नीच बदमाशों द्वारा पकड़ लिया जाता तो उसका भाग्य अत्यंत दुखद होता। ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है देवी जी। विराट ने अपना हाथ खारिज करते हुए हिलाया। दीदी रूपाली, क्या आप ठीक हैं? इस समय लोमड़ी कबीले की लड़की दौड़ कर आई। उसका चेहरा चिंता से भरा था क्योंकि उसने महिला से पूछा, ओह मोहिनी, तुम अभी भी जीवित हो, यह अद्भुत है। लोमड़ी कबीले की लड़की की पुकार सुनकर महिला चौंक गई। उसने लोमड़ी कबीले की लड़की की ओर देखा और उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देखने के बाद वह आश्चर्य और खुशी से चिल्ला पड़ी, ओह छोटी लोमड़ी, तो तुम लोमड़ी कबीले की युवा मालकिन हो। मैंने तुम्हें पहले कभी इसका उल्लेख करते नहीं सुना। महिला के शब्दों को सुनकर विराट आश्चर्य से चिल्लाया, लोमड़ी कबीले की लड़की को ऊपर से नीचे तक देखते हुए। खैर, मालिक ने पहले नहीं पूछा और यह कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लोमड़ी कबीले की लड़की ने शर्माते हुए कहा। मोहिनी, यह युवा मालिक कौन है? दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध देखकर महिला ने उत्सुकता से पूछा। दीदी रूपाली, ये मेरे मालिक हैं और ये मेरे रक्षक भी हैं। वह मुझे घर ले जाने के लिए नौशिखर पर्वत आए थे। लोमड़ी कबीले की लड़की ने महिला को परिचय दिया। मालिक, ये दीदी रूपाली है, हमारे नौशिखर पर्वत लोमड़ी कबीले की एक एल्डर। दीदी रूपाली अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। वह हमारे नौशिखर पर्वत लोमड़ी कबीले में सबसे कम उम्र की आरोहण लोक एल्डर है। लोमड़ी कबीले की लड़की ने विराट से परिचय कराया। मैं विराट हूं, साथ ही दांववादी रूपाली को नमस्कार। विराट ने रूपाली नामक महिला को नमन किया और थोड़ा मुस्कुराया। यह विनम्र सेविका रूपाली है। युवा मालिक विराट को नमस्कार। रूपाली ने जल्दी से नमन किया। दीदी रूपाली, आपकी चोटें काफी गंभीर लग रही हैं, जल्दी से कुछ उपचार गोलियां लें। दोनों के अभिवादन समाप्त करने के बाद लोमड़ी कबीले की लड़की ने जल्दी से एक नवजीवन संजीवनी गोली निकाली और रूपाली को दे दी। नवजीवन संजीवनी गोली लेने के बाद रूपाली की पहले की गंभीर चोटें तेजी से ठीक होने लगी। बस कुछ ही सांसों में उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। यह देखकर रूपाली को बहुत आश्चर्य हुआ। युवा मालिक, यह किस तरह की उपचार गोली है, ऐसे अद्भुत प्रभाव? रूपाली ने लोमड़ी लड़की की ओर देखा और पूरी तरह से सदमे में पूछा। इस गोली को नवजीवन संजीवनी गोली कहा जाता है, जो आपके संप्रदाय द्वारा निर्मित है। लोमड़ी लड़की ने कुछ गर्व के साथ कहा। आप किस संप्रदाय से हैं युवा मालिक? रूपाली ने उत्सुकता से पूछा। कौन सा प्रसिद्ध संप्रदाय ऐसी चमत्कारी उपचार गोली को परिष्कृत कर सकता है? आपका संप्रदाय तलवार संप्रदाय कहलाता है, लोमड़ी लड़की ने कहा। तलवार संप्रदाय? यह सुनकर रूपाली को संदेह हुआ। तलवार संप्रदाय कोई बड़ा संप्रदाय नहीं लग रहा था, कम से कम उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि पिछले 10 वर्षों में तलवार संप्रदाय काफी प्रसिद्ध हो गया था, लेकिन नौशिखर पर्वत अब मध्य महाद्वीप का हिस्सा नहीं थे और एक लोमड़ी दानव के रूप में रूपाली मानव जाति के आंतरिक मामलों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, इसलिए उसने कभी तलवार संप्रदाय के बारे में नहीं सुना था। मैं दीदी रूपाली से इन चीजों के बारे में बाद में बात करूंगी, चलो पहले घर चलते हैं, लोमड़ी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहिनी, मुझे डर है कि हम अब घर नहीं जा सकते, रूपाली ने यह सुनकर दुख से कहा। क्या? यह सुनकर लोमड़ी लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। दीदी रूपाली, आपका क्या मतलब है? क्या हुआ? हमारे घर को पशुपालन संप्रदाय ने तोड़ दिया है। नाजुक क्षण में कबीला नेता ने यह देखते हुए कि पकड़ बनाए रखना असंभव था, हमें बिखरने और भागने का आदेश दिया। उम्मीद है कि जो कोई भी बच सकता है वह ऐसा करेगा, रूपाली ने दुख से कहा। यह कैसे हो सकता है? यह सुनकर लोमड़ी लड़की सन्न रह गई, काफी देर तक स्तब्ध रही, फिर होश में आई और जल्दी से पूछा, मेरी मां के बारे में क्या? वह कैसी है? उसने मूल रूप से सोचा था कि रूपाली का पीछा पशुपालन संप्रदाय के योद्धा केवल इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह टहलने के लिए बाहर निकली थी और पशुपालन संप्रदाय के शिष्यों से टकरा गई थी। आखिर उसे खुद योगेश पशुपालन संप्रदाय के एक शिष्य द्वारा पकड़ लिया गया था क्योंकि उस पर घात लगाकर हमला किया गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि रूपाली का पीछा पशुपालन संप्रदाय के शिष्यों द्वारा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उनके घर को पशुपालन संप्रदाय ने तोड़ दिया था। मुझे भी नहीं पता, रूपाली ने अपना सिर हिलाया और दुख से कहा। उस समय स्थिति गंभीर थी। पशुपालन संप्रदाय हमारे घर में घुस गया और हमें घेर लिया। हमें भागने का मौका देने के लिए कबीला नेता ने पशुपालन संप्रदाय के घेरे में एक अंतर को विस्फोट करने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली निषिद्ध तकनीक का उपयोग किया। उसके बाद कबीला नेता ने हमें बिखरने और भागने का आदेश दिया, जबकि उसने खुद को पशुपालन संप्रदाय की मुख्य शक्ति को आकर्षित करने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया। मुझे डर है कि वह गंभीर खतरे में है। रूपाली की बातें सुनकर लोमड़ी लड़की तुरंत सन्न रह गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया और वह लड़खड़ा गई, लगभग गिर गई। यह देखकर विराट ने उसे सहारा देने के लिए जल्दी से हाथ बढ़ाया, उसे सांत्वना दी। मोहिनी, चिंता मत करो, शायद तुम्हारी मां अभी भी जीवित है। हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात अब वापस जल्दी जाना और जांच करना है। अगर हम वहां जल्दी पहुंचते हैं तो हम उसे समय पर बचाने में सक्षम हो सकते हैं। जी जी, मेरी मां ठीक हो जाएगी। मालिक, आप मेरी मदद करेंगे, है ना? यह सुनकर लोमड़ी लड़की ने जल्दी से ऊपर देखा। विराट की बांह को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। बेशक विराट ने उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे धीरे से सांत्वना दी। साथ ही दांववादी रूपाली, रास्ता दिखाओ। विराट ने रूपाली की ओर मुड़कर कहा।
युवा मालिक, पशुपालन संप्रदाय बहुत शक्तिशाली है। इस बार इसका नेतृत्व संप्रदाय के युवा मालिक भैरव कर रहे हैं। साथ में कई शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञ हैं। यह रूपाली हिचकिचाई। पशुपालन संप्रदाय की ताकत के साथ इस तरह वापस जाना कसाई के पास मेमनों को भेजने जैसा होगा। चिंता मत करो, भले ही वह पशुपालन संप्रदाय का युवा मालिक भैरव न हो या यहाँ तक कि संप्रदाय का प्रमुख महंत गजेंद्र ही क्यों न हो, मैं विराट डरता नहीं हूँ। बस रास्ता दिखाओ और किसी और चीज की चिंता मत करो। विराट ने अपना हाथ हिलाया और कहा, अपनी वर्तमान ताकत के साथ भले ही वह पशुपालन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख महंत गजेंद्र का सामना करे, वह जीतने के अवसर के बिना नहीं होगा। इसके अलावा भले ही वह महंत गजेंद्र को हरा नहीं सकता, फिर भी उसके पास शार्दूल और विशाल कछुआ था। यह सुनकर रूपाली को आश्चर्य और संदेह की भावना महसूस किए बिना नहीं रहा गया। क्या इस युवा मालिक विराट के पास वास्तव में इतनी बड़ी ताकत है? वह महंत गजेंद्र से भी नहीं डरता। आपको पता होना चाहिए कि पशुपालन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख महंत गजेंद्र अर्धचरण दिव्य विकास लोक के शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ हैं। विराट के हमले ने अभी महान शक्ति दिखाई थी, लेकिन रूपाली की समझदार नजर के साथ वह अभी भी यह नहीं देख सकती थी कि विराट वास्तव में कितना मजबूत था। हालांकि रूपाली संदेह से भरी थी। विराट के अटूट आत्मविश्वास को देखकर और यह जानते हुए कि वह वास्तव में कबीला नेता की परवाह करती है, उसने अंततः अपने दांत पीस लिए और कहा, युवा मालिक कृपया मेरे पीछे आएं। 9 शिखर पर्वत के भीतर गहराई में एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला लुभावनी आकर्षण के साथ आकाश में तेजी से उड़ रही थी। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी। उसकी आंखें पानी के ताल जैसी थीं, जो एक आश्चर्यजनक आकर्षण बिखेर रही थीं। उसकी मोहक निगाहों की एक झलक ही अनगिनत प्राणियों को मोहित करने के लिए पर्याप्त थी। जैसे ही सुंदर महिला तेजी से उड़ी, अचानक आकाश से एक विशाल हाथ नीचे उतरा, उसे नीचे पटक दिया। इस प्रहार से उसे खून की उल्टी हुई। उसकी चोटें गंभीर थीं। अत्यधिक दर्द महसूस करते हुए उसकी आंखों में निराशा की चमक आ गई। उसने अपने दांत पीस लिए, अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रसारित किया, आत्मविनाश की तैयारी की। चाहे कुछ भी हो, वह पशुपालन संप्रदाय के उन बदमाशों के हाथों में बिल्कुल नहीं पड़ सकती थी। हालांकि जैसे ही वह आत्मविनाश करने वाली थी, एक और ताबीज आकाश से नीचे उतरा, उस आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला पर प्रहार किया। ताबीज की शक्ति के कारण उसकी सच्ची ऊर्जा स्थिर हो गई, जिससे वह स्वतंत्र रूप से प्रसारित होने में असमर्थ हो गई। उसका आत्मविनाश शुरू होते ही अचानक बाधित हो गया। अपने शरीर के भीतर की स्थिति को महसूस करते हुए सुंदर महिला का दिल बैठ गया। तू नीच औरत, आत्मविनाश करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल नहीं। इस समय आकाश से एक हिंसक आवाज गूंजी। अगले ही पल एक मानसल युवक जंगल में उतरा और सुंदर महिला के पास गया। यह मानसल युवक कोई और नहीं बल्कि पशुपालन संप्रदाय का युवा मालिक भैरव था। भैरव सुंदर महिला के पास गया, उसके बाल पकड़े और उसके स्पर्श से सुंदर महिला ने अनजाने में अपना सिर पीछे झुका लिया। टिस्क टिस्क टिस्क। कोई आश्चर्य नहीं कि वह लोमड़ी कबीला प्रमुख है, वास्तव में विनाशकारी रूप से सुंदर। भैरव अपने सामने उस अतुलनीय रूप से सुंदर चेहरे को निहार रहा था। प्रशंसा में अपनी जीभ को क्लिक करने में मदद नहीं कर सका। ऐसे सुंदर चेहरे को देखकर, विशेष रूप से उस अतुलनीय रूप से मोहक और आकर्षक आभा को, भैरव ने खुद को इसके आगे झुकते हुए महसूस किया। हालांकि भैरव ने पहले भी कई सुंदरियां देखी थीं, जैसे रागिनी, स्वर लहरी आश्रम की युवा मालकिन, वैदेही, दाव संघ की 10 दाववादी शिष्यों में से एक, और चंपा, दिव्य पवन महल की युवा मालकिन। उनमें से कोई भी सुंदरता के मामले में इस आश्चर्यजनक महिला से कम नहीं थी। हालांकि जबकि वे सुंदरियां सुंदर थीं, वे बहुत अपरिपक्व लगती थीं, जो उनके सामने इस आश्चर्यजनक महिला की तुलना में बहुत कम मोहक और आश्चर्यजनक थीं। एक पके हुए आड़ू की तरह उसका पूरा अस्तित्व एक अतुलनीय रूप से मोहक और आकर्षक आकर्षण बिखेर रहा था। बस एक नजर ही किसी के शरीर के भीतर सबसे आदिम इच्छाओं को जगाने के लिए पर्याप्त थी। बधाई हो युवा मालिक, बधाई हो, आपने आखिरकार इस सुंदरता को पकड़ लिया। हमारे सभी प्रयास सार्थक रहे। भैरव को बधाई देने के लिए कई शक्तिशाली मार्शल कलाकार आकाश से नीचे उतरे। इन मार्शल कलाकारों में से प्रत्येक आरोहण लोक के शिखर पर था। इस बार पशुपालन संप्रदाय ने वास्तव में लोमड़ी कबीला प्रमुख को सफलतापूर्वक पकड़ने के लिए काफी प्रयास किया था। खैर, आप सभी ने कड़ी मेहनत की है। आज रात कुछ आराम करें और हम कल संप्रदाय लौट जाएंगे। भैरव ने अपना हाथ हिलाया और शांति से कहा, जी युवा मालिक। आरोहण लोक के शिखर के एल्डर्स ने अभिवादन में सिर झुकाया। इसके बाद भैरव उस आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला को लेकर पशुपालन संप्रदाय के शिखर आरोहण लोक एल्डर्स के समूह के साथ लोमड़ी की मान की ओर उड़ गया। आज रात वह इस लुभावनी सुंदर महिला का आनंद लेने वाला था। यदि वह कुंवारी होती तो शायद उसके लिए अपनी चाल चलना सुविधाजनक नहीं होता। आखिरकार गोगा अभी भी पशुपालन संप्रदाय में था। अगर उसे पता चला कि उसने ऐसी प्राकृतिक सुंदरता का पहला स्वाद छीन लिया है, तो गोगा निश्चित रूप से बहुत असंतुष्ट होगा। लेकिन चूंकि यह सुंदर महिला कुंवारी नहीं थी, इसलिए उसके पास इतने संकोच नहीं थे। सुंदर महिला को भैरव द्वारा ले जाया गया और लोमड़ी की मान की ओर उड़ गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि आगे क्या होगा और उसकी आंखों में दर्द का भाव चमक उठा। उसका दिल निराशा से भर गया। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा, तो वह शुरू से ही आत्मविनाश कर लेती, ताकि वह एक या दो कमीनों को अपने साथ नीचे खींच सकती। यह सिर्फ अफसोस की बात है कि उसकी अभी भी अधूरी इच्छाएं थीं और वह आसानी से अपना जीवन समाप्त करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने उम्मीद की एक किरण जगाए रखी, जो उसकी वर्तमान दुर्दशा का कारण बनी। समूह ने कई घंटों तक उड़ान भरी और जैसे ही वे लोमड़ी की मान तक पहुंचने वाले थे, भैरव का दिल उत्साह से जल उठा। उसने इतने लंबे समय तक जिया था और पहले कभी ऐसी आश्चर्यजनक सुंदरता का आनंद नहीं लिया था। और तो और यह भव्य महिला एक लोमड़ी थी। उसने सोचा कि जब वे अपने मिलन को पूरा करेंगे, तो कौन सा नशीला आनंद उनका इंतजार कर रहा होगा। भैरव उस आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला को लेकर गुफा में दाखिल हुआ। अंदर उसने यादृच्छिक रूप से एक कमरा चुना, महिला को बिस्तर पर पटक दिया और उसके कपड़े उतारना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही वह आधा कर चुका था, उसने अचानक गुफा के बाहर से पशुपालन संप्रदाय के एक शिखर आरोहण लोक एल्डर की दहाड़ सुनी। मेरे पशुपालन संप्रदाय के क्षेत्र में अतिचार करने की हिम्मत कौन करता है? तुरंत बाद एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली युद्ध आभा फूट पड़ी। इस तीव्र युद्ध आभा को महसूस करते हुए भैरव बहुत चौंक गया। क्या चल रहा था? मुसीबत पैदा करने कौन आया था? भैरव अब सुंदरता का आनंद नहीं ले सकता था। उसने अर्धनग्न महिला को पकड़ा और जल्दी से गुफा से बाहर निकल गया। इतनी शक्तिशाली युद्ध आभा को उजागर करने में सक्षम व्यक्ति स्पष्ट रूप से कमजोर नहीं था। अन्यथा पशुपालन संप्रदाय के शिखर आरोहण लोक एल्डर्स की ताकत के साथ वे घुसपैठिए को जल्दी से वश में करने में सक्षम होने चाहिए थे, जिससे इतनी भयंकर लड़ाई को रोका जा सके। जब भैरव गुफा से बाहर निकला, तो बाहर के दृश्य ने उसे हद से ज्यादा चौंका दिया। नीले वस्त्र में एक युवक पशुपालन संप्रदाय के शिखर आरोहण लोक एल्डर्स के साथ भयंकर युद्ध में लगा हुआ था। लड़ाई शुरू होने से लेकर गुफा से बाहर निकलने तक एक दर्जन सांसों की छोटी अवधि में नीले रंग के युवक ने पहले ही सभी शिखर आरोहण लोक एल्डर्स को हटा दिया था। एकमात्र जीवित एल्डर को युवक ने पकड़ लिया था। जब भैरव ने युवक का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा, तो उसका सदमा और भी अधिक था। विराट, ये तुम कैसे हो? भैरव पूरी तरह से डर के मारे चिल्लाया। ये आदमी यहाँ कैसे हो सकता है? इसके अलावा कुछ ही वर्षों में उसकी ताकत इतनी भयानक रूप से बढ़ गई थी। सुधार की यह गति बस अविश्वसनीय थी। भैरव को याद आया कि वह पहली बार युमेश शाही शहर में विराट से मिला था। उस समय उस लड़के की ताकत उसके मुकाबले बहुत दूर थी और वह केवल अपने 2 आध्यात्मिक पालतू जानवरों की बदौलत मुश्किल से उसका मुकाबला कर सका था। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडारों में हालांकि वह भी हार गया था और भागने के लिए मजबूर हो गया था। विराट अपनी ताकत के बजाय शक्तिशाली खजानों पर अधिक निर्भर था। लेकिन अब विराट वास्तव में इतने कम समय में इतने सारे शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञों को हराने में कामयाब रहा, पूरी तरह से अपनी ताकत और नंगे हाथों पर भरोसा करते हुए। यह छोटा जानवर कितना शक्तिशाली हो गया है। यह चिल्लाहट सुनकर विराट ने मुड़कर भैरव की ओर देखा। हे भैरव, बहुत समय हो गया। विराट ने भैरव को देखकर उपहास किया। मैं बस तुम्हें ढूंढ रहा था और तुमने खुद को दिखाया, मुझे कुछ परेशानी से बचाया। इसके साथ विराट ने लापरवाही से उस शिखर आरोहण लोक पशुपालन संप्रदाय के एल्डर को एक तरफ फेंक दिया, जिसे वह पकड़े हुए था। इस पशुपालन संप्रदाय के एल्डर को पकड़ने में उसका उद्देश्य भैरव और लोमड़ी कबीला प्रमुख के ठिकाने के बारे में पूछताछ करना था। और अब जब भैरव ने खुद को दिखाया था, तो इससे उसकी कुछ मेहनत बच गई। मां, मोहिनी ने भैरव द्वारा ले जाई जा रही उस आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला को एक कर अलार्म में चिल्लाया। उसका चेहरा घबराहट से भरा था। छोटी लोमड़ी, क्या वो तुम्हारी मां है? विराट ने उसकी ओर मुड़कर देखा और उसकी चीख सुनकर पूछा। जी जी, कृपया मालिक, मेरी मां को बचाओ।
लोमड़ी लड़की ने बार बार सिर हिलाया। उसका चेहरा विनती से भरा था। चिंता मत करो, मेरे यहाँ होते हुए तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी। विराट थोड़ा मुस्कुराया। बिना किसी और शब्द के वह आगे बढ़ा और भैरव पर झपटा। विराट को अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर भैरव ने तुरंत एक विशाल पहिया बुलाया और इसे विराट की ओर तोड़ दिया। यह पहिया उसका सबसे शक्तिशाली जादुई हथियार था, एक 9वीं श्रेणी का शीर्ष गुणवत्ता वाला आध्यात्मिक पत्थर का जादुई हथियार। पहले भैरव इस 9वीं श्रेणी के शीर्ष गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर के जादुई हथियार की असली शक्ति को उजागर नहीं कर सकता था, लेकिन आरोहण लोक को तोड़ने के बाद वह अब इसकी पूरी शक्ति को उजागर कर सकता था। यहां तक कि एक शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञ भी इतने शक्तिशाली प्रहार का सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन विराट ने अपनी ओर आ रहे विशाल पहिए का सामना करते हुए न तो चकमा दिया और नहीं टाल दिया, इसके बजाय एक मुक्का मारा जो पहिए से टकरा गया। बूम! एक कानफोड़ उधाड़ गूंजी। विराट के भयानक मुक्के के तहत 9वीं श्रेणी का शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर का जादुई खजाना वास्तव में नष्ट हो गया था। यह देखकर भैरव पूरी तरह से भयभीत हो गया। नंगे हाथों से 9वीं श्रेणी के शीर्ष स्तरीय जादुई खजाने को चकनाचूर करना यह कितनी भयानक ताकत रखता था। 9वीं श्रेणी के शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर के जादुई खजाने को चकनाचूर करने के बाद विराट को अपना प्रहार जारी रखते हुए देखकर भैरव ने तुरंत उस खूबसूरत महिला को विराट पर फेंक दिया जिसे वह ले जा रहा था। विराट ने उस आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला को पकड़ लिया जिसके कपड़े आधे खुले थे। उसकी सुंदरता आंशिक रूप से उजागर थी। जैसे ही वह भैरव पर अपना हमला जारी रखने वाला था, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। भैरव के बारे में भूलकर उसने जल्दी से अपना हाथ महिला की पीठ पर रख दिया। अपने सच्चे सार को उस ताबीज को दबाने के लिए प्रसारित किया जो उसके शरीर के भीतर विस्फोट करने वाला था। यह पता चला कि भैरव ने उसे फेंकते समय महिला पर लगाए गए प्रतिबंध को एक साथ विस्फोट कर दिया था। यदि विराट एक सेकंड के एक अंश से भी धीमा होता तो विस्फोट से महिला संभवतः राख में मिल जाती। विराट द्वारा महिला को ठीक करने के प्रयास का लाभ उठाते हुए भैरव ने तुरंत एक पलायन कलाकृति को कुचल दिया। प्रकाश की किरण में बदल गया और तेजी से क्षितिज की ओर भाग गया। चाहे वह शुरू में 9वीं श्रेणी के शीर्ष गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर के जादुई हथियार का उपयोग कर रहा हो या महिला को फेंक रहा हो, भैरव का उद्देश्य समय खरीदना था, अपनी पलायन कलाकृति का उपयोग करके भागने का अवसर बनाना था। विराट की भयानक ताकत को देखते हुए भैरव का उससे आमने सामने मुकाबला करने का कोई इरादा नहीं था। भले ही वह अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करता, वह विराट के लिए कोई मुकाबला नहीं होगा। विराट ने भैरव के भागने को नजरअंदाज कर दिया और अपना ध्यान सुंदर महिला के शरीर के भीतर प्रतिबंध को दबाने पर केंद्रित किया। हालांकि विराट शक्तिशाली था और ताबीज सरणियों में अत्यधिक कुशल था, लेकिन विस्फोट होने वाले प्रतिबंध को दबाना विशेष रूप से एक योद्धा के शरीर के भीतर कोई आसान काम नहीं था। विराट ने अंततः उस प्रतिबंध को दबाने के लिए काफी प्रयास किया जो विस्फोट करने वाला था। प्रतिबंध को दबाने के बाद उसे भंग करना बहुत आसान था। यह विनम्र महिला रानी उर्वशी बंद रखने के बाद उसे तोड़ना बहुत आसान हो गया था। यह तुच्छ नारी हंसा मेरी जान बचाने के लिए युवा मालिक का धन्यवाद करती है। अपने शरीर के भीतर का प्रतिबंध पूरी तरह से खत्म होने के बाद वह सुंदरी शर्म से लाल हो गई और उसने विराट के सामने झुककर शालीनता से प्रणाम किया। अगर आज विराट ने हस्तक्षेप न किया होता तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता। अपनी अस्त व्यस्त हालत और आधे खुले कपड़ों के बारे में सोचकर जो इस युवा मालिक की नजरों में भी आ गए थे, उस बेहद खूबसूरत महिला को असहनीय शर्म महसूस हो रही थी। मां, यह देखकर कि वह सुंदरी सुरक्षित है, मोहिनी आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और दौड़कर आगे आई, उसकी बाहों में समा गई और रोने लगी। मोहिनी, मेरी प्यारी बेटी, तुम जिंदा हो, यह तो चमत्कार हो गया। उस सुंदरी ने भी मोहिनी को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए और गला रुंध गया। मां और बेटी काफी देर तक गले लगकर रोती रहीं, जिसके बाद सुंदरी ने आखिरकार मोहिनी से पिछले 10 सालों के बारे में पूछा। मोहिनी, तुम्हारे गायब होने के बाद मैंने सुना था कि तुम्हें पशुपालन संप्रदाय के उन दरिंदों ने पकड़ लिया था। तुम इस युवा मालिक के साथ कैसे हो? जब मोहिनी अचानक गायब हुई थी तो वह पागलों की तरह उसे नौशिखर पर्वत में हर जगह ढूंढती रही थी। बाद में उसे पता चला कि उसकी बेटी पशुपालन संप्रदाय के हाथ लग गई है। यह खबर सुनते ही उस सुंदरी का दिल बैठ गया था। नौशिखर पर्वत में रहते हुए वह पशुपालन संप्रदाय की शक्ति से भली भांति परिचित थी। अपनी शक्ति से उसके लिए अपनी बेटी को उनके चंगुल से छुड़ाना असंभव था। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने लोमड़ी कबीले की मुख्य शाखा से मदद मांगने तक का कदम उठाया था। यह बेहद खूबसूरत महिला केवल नौशिखर पर्वत के लोमड़ी कबीले की मुखिया थी, पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप के लोमड़ी कबीले की नहीं। वास्तव में वह मूल रूप से उत्तरी महाद्वीप में लोमड़ी कबीले की मुख्य शाखा को छोड़कर कुछ कारणों से नौशिखर पर्वत आई थी। अगर उसकी बेटी की बात न होती तो वह कभी मुख्य शाखा से संपर्क न करती, क्योंकि अगर मुख्य शाखा को उसके ठिकाने का पता चल जाता तो यह उसके लिए विनाशकारी होता। लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे इन सब बातों की परवाह नहीं थी। दुर्भाग्य से मुख्य शाखा से मदद मांगने के बाद उसने 1 दशक से अधिक समय तक इंतजार किया, लेकिन मदद मिलने के बजाय उसका अपना ठिकाना ही पशुपालन संप्रदाय द्वारा नष्ट कर दिया गया। मां, बात दरअसल यह है। सुंदरी का सवाल सुनकर मोहिनी ने पिछले 10 वर्षों के अपने अनुभवों को विस्तार से बताया। मोहिनी की कहानी सुनने के बाद सुंदरी ने उसके चेहरे को सहलाया और खुशी से कहा, मेरी बच्ची कितनी भाग्यशाली है, सचमुच भगवान की कृपा है। फिर उसने विराट के सामने गहरा झुककर प्रणाम किया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और कहा, युवा मालिक, आपने मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई है। हम सच में नहीं जानते कि इस महान उपकार का बदला कैसे चुकाएं। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, जिससे उसकी त्वचा की झलक पहले ही मिल रही थी, और इस तरह झुकने से वह नजारा और भी कयामत ढा रहा था। उसकी बेहद नशीली और मोहक निगाहों के साथ मिलकर इस हरकत में एक अनचाहा आकर्षण था। सीनियर, आप बहुत दयालु हैं, मेरे लिए यह एक छोटा सा एहसान है। इसके अलावा मोहिनी और चंपा बहनों जैसी हैं, इसलिए मेरा मदद करना तो बनता ही है। विराट ने हाथ जोड़कर जवाब दिया और मुस्कुराया। मैं पहले जाकर देखता हूं कि शार्दुल का काम कहां तक पहुंचा है। मैं मोहिनी के साथ आपके समय में और खलल नहीं डालूंगा। इतना कहकर विराट का शरीर एक झटके के साथ वहां से गायब हो गया और क्षितिज की ओर बढ़ गया। वह सच में इस मोहिनी स्त्री को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह हद से ज्यादा आकर्षक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग उन जादुई महिलाओं को लोमड़ी की आत्मा कहते हैं। ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सच्चाई है। इस बेहद खूबसूरत महिला का रूप रंग लगभग मोहिनी की कार्बन कॉपी था, लेकिन मोहक शक्ति के मामले में वह मोहिनी से कहीं आगे थी। हालांकि मोहिनी एक लोमड़ी दानव होने के नाते स्वाभाविक रूप से आकर्षक थी, लेकिन वह अभी भी अनुभवहीन थी और नहीं जानती थी कि लोगों को सक्रिय रूप से कैसे लुभाया जाए। इसलिए उस सुंदरी की तुलना में मोहिनी काफी मासूम लग रही थी। उस जादुई महिला के विपरीत, जिसकी हर मुस्कान और इशारा किसी की आत्मा को चुराने जैसा लगता था, इस महिला का आकर्षण आश्चर्यजनक था, जो लगभग सुहाना के बराबर था, जिसने दिव्य सुगंध मोहिनी काया सिद्ध की थी। अगर विराट की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत न होती और उसने सुहाना की दिव्य सुगंध मोहिनी काया के तहत अक्सर प्रशिक्षण न लिया होता, जिसने उसे ऐसी मोहक कलाओं के प्रति बहुत प्रतिरोधक क्षमता दी थी, तो वह गारंटी नहीं दे सकता था कि वह उस महिला के बहकावे में नहीं आता। बेहद खूबसूरत हंसा ने विराट के जाते हुए शरीर को देखा। उसकी सुंदर आंखों में एक अजीब सी चमक कौंध गई। आकाश में रोशनी की एक किरण अकल्पनीय गति से आकाश को चीरती हुई गुजरी। सैकड़ों अरब मील उड़ने के बाद रोशनी आखिरकार बिखर गई और उसके भीतर एक आकृति दिखाई दी। उफ, आखिरकार बच गया। भैरव ने पीछे मुड़कर देखा, किसी को पीछा करते हुए न पाकर राहत की लंबी सांस ली और फिर उपहास किया। विराट, तो क्या हुआ अगर तुम ताकतवर हो? मैं फिर भी भागने में कामयाब रहा। लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आगे से एक भारी खुरदरी आवाज गूंजी। अबे, क्या देख रहा है? शार्दुल यहाँ है। यह आवाज सुनकर भैरव जम गया। वह बड़ी मुश्किल से पीछे मुड़ा और देखा कि एक बड़ा सफेद बिल्ला आगे आकाश में आलस से लेटा हुआ है। तुम मुझसे आगे कैसे आ गए? भैरव ने आलसी सफेद बिल्ले को घूरते हुए सदमे में चिल्लाया। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? तुम्हारा भागने वाला यंत्र बहुत धीमा है। तुम्हें लगता है कि तुम इस कचरे के साथ शार्दुल की नाक के नीचे से भाग सकते हो? तुम शार्दुल को कितना कम समझते हो? शार्दुल सदियों से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम अभी इतनी धीमी गति से यहाँ पहुंचे हो। तुम सचमुच कचरा हो। शार्दुल ने अपना पंजा हिलाया और कहा। जब से उसने आरोहण लोक के मध्य चरण में प्रवेश किया था, शार्दुल की उड़ान गति दिव्य विकास लोक से नीचे के अधिकांश लोगों के लिए बेजोड़ हो गई थी। भैरव द्वारा उपयोग किया जाने वाला भागने का यंत्र अधिक से अधिक एक औसत अर्ध चरण दिव्य विकास लोक योद्धा की उड़ान गति के बराबर था। यह संभवतः शार्दुल से कैसे तुलना कर सकता था?
शार्दुल ने भैरव के साथ और समय बर्बाद नहीं किया। अपने पंजों की एक तेज हरकत के साथ उसने भैरव को मुर्गी की तरह उठा लिया। हालांकि भैरव बहुत ताकतवर था, कभी पृथ्वी रैंकिंग में छठे स्थान पर था, एक मार्शल आर्ट्स प्रतिभा और आरोहण लोक में प्रवेश करने के बाद उसकी ताकत एक शीर्ष स्तरीय आरोहण लोक विशेषज्ञ के बराबर थी। दुर्भाग्य से उसका सामना शार्दुल से हुआ। अपनी सीमित ताकत के साथ वह पूरी तरह से मात खा गया। शार्दुल की पकड़ के नीचे वह संघर्ष करने की ताकत भी नहीं जुटा सका। शार्दुल द्वारा पकड़े जाने पर भैरव का चेहरा पीला पड़ गया। बस अब उसका खेल खत्म था। उसने और विराट ने बहुत पहले ही एक गहरी दुश्मनी पाल ली थी। अब विराट के हाथों में उसके बचने की क्या संभावना थी। भैरव को पकड़ने के बाद शार्दुल वापस उड़ गया। आधे रास्ते में उसका सामना विराट से हुआ जो उसे ढूंढने आया था। मालिक, मैंने इस कमीने को पकड़ लिया, शार्दुल ने चिल्लाकर कहा। भैरव को, जिसे उसने अपने पंजों में पकड़ रखा था, विराट को ऐसे सौंपा जैसे कोई खजाना पेश कर रहा हो। हम शार्दुल, बहुत बढ़िया। विराट ने भैरव पर एक नजर डाली, शार्दुल के प्यारे सिर को थपथपाया और संतोष के साथ सिर हिलाया। विराट को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि शार्दुल ने भैरव को पकड़ लिया था। वह शार्दुल की ताकत को बहुत अच्छी तरह जानता था। भैरव के भागने वाले यंत्र की गति के साथ शार्दुल से भागना तो दूर, उसकी अपनी उड़ान गति भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाती। विराट, बेहतर होगा कि तुम मुझे रिहा कर दो, वरना परिणाम तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर होंगे। मैं लोमड़ी दानवों को पकड़ने के लिए 9 शिखर पर्वत आया था, हमारे पशुपालन संप्रदाय के लिए नहीं, बल्कि उन्हें एक महान हस्ती को पेश करने के लिए। भैरव ने विराट को घूरते हुए धमकी दी। ओह, एक महान हस्ती? तुम किस महान हस्ती की बात कर रहे हो? बताओ, देखते हैं कि मैं उसे जानता हूं या नहीं। विराट को तुरंत दिलचस्पी हो गई। इन दिनों विराट शक्ति सिंधु महाद्वीप में लगभग हर तथाकथित महान हस्ती को जानता था। भले ही वह उनसे मिला न हो, उसने कम से कम उनके नाम तो सुने ही थे। आखिरकार दाव संघ मुख्यालय में बिताए गए वे महीने बेकार नहीं गए थे। हालांकि मुख्यालय में उसकी शक्ति में सुधार महत्वपूर्ण नहीं था। अधिक से अधिक उसने वज्र गुफा में अधिकांश बिजली को अवशोषित कर लिया, जिससे उसका विद्युत भक्षक मोती अर्धचरण जन्मजात स्तर तक आगे बढ़ गया। लेकिन उसने शक्ति सिंधु महाद्वीप के विभिन्न पहलुओं के बारे में काफी जानकारी इकट्ठी की थी। मुख्यालय में विराट का सबसे बड़ा लाभ शक्ति सिंधु महाद्वीप की गहरी समझ और एक व्यापक दृष्टिकोण था। हम्फ, अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम डर के मारे मर जाओगे, भैरव ने उपहास किया। वह महत्वपूर्ण हस्ती दाव संघ के 10 दाव पुत्रों में से एक है। दाव संघ के 9 संरक्षकों में से एक, तक्षक का व्यक्तिगत शिष्य, दाव पुत्र गोगा। गोगा, विराट थोड़ा चौंक गया। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि जिस महत्वपूर्ण हस्ती की बात भैरव कर रहा था वह वास्तव में गोगा था। यह सही है, यह गोगा दाव पुत्र है। इसलिए विराट समझदार बनो और मुझे अभी रिहा कर दो, वरना गोगा दाव पुत्र को नाराज करने के लिए तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। ये मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए लापरवाही से काम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पिता सूर्यवीर हैं। संरक्षक दाव संघ में एक सच्चा बड़ा आदमी है। तुम्हारी हैसियत गोगा दाव पुत्र से कहीं कम है। अगर तुम गोगा दाव पुत्र को गुस्सा दिलाते हो तो तुम्हारे पिता भी तुम्हें नहीं बचा सकते, भैरव ने घमंड से कहा। गोगा का नाम लेने से उसका आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से बढ़ गया था। उसे यकीन था कि गोगा के समर्थन से विराट उसे छूने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। भैरव, ऐसा लगता है कि तुम्हारी जानकारी थोड़ी पुरानी है। विराट ने भैरव की ओर देखा और मुस्कुराया। जाहिर है, भैरव को नहीं पता था कि गोगा को दाव संघ मुख्यालय में उसके हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा था, वरना वह उसे धमकाने के लिए गोगा का नाम नहीं लेता। विराट, तुम्हारा क्या मतलब है? विराट की बात सुनकर भैरव तुरंत सन्न रह गया। विराट की प्रतिक्रिया उसकी उम्मीद से थोड़ी अलग थी। क्या विराट को गोगा का नाम सुनते ही उसे तुरंत रिहा नहीं कर देना चाहिए था? लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि विराट ने गोगा को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। विराट ने भैरव को नजरअंदाज कर दिया और शार्दुल के साथ 9 शिखर पर्वत में लोमड़ी दानव कबीले की गुफा में वापस उड़ गया। जहां तक भैरव का सवाल था, विराट ने उसे नहीं मारा, वह बाद में उपयोगी हो सकता था। गुफा में लौटने के बाद विराट ने हंसा से सुना कि कबीले के कई सदस्य पशुपालन संप्रदाय के शिष्यों द्वारा शिकार किए जा रहे थे। इसलिए विराट ने भैरव को हंसा की देखरेख में सौंप दिया, जबकि वह शार्दुल, विशाल कछुआ, कुर्मा और मोहिनी के साथ 9 शिखर पर्वत में घूम घूमकर पशुपालन संप्रदाय के शिष्यों द्वारा पीछा की जा रही लोमड़ी महिलाओं को बचाने लगा। हालांकि 9 शिखर पर्वत की विशालता के कारण और इस तथ्य के कारण कि कुछ पशुपालन संप्रदाय के शिष्य कुछ लोमड़ी महिलाओं को पकड़ने के बाद भैरव के साथ शामिल होने के बजाय सीधे संप्रदाय में लौट गए थे। यद्यपि विराट और उसके समूह ने अधिकांश लोमड़ी महिलाओं को बचा लिया, फिर भी कबीले के सदस्यों की एक बड़ी संख्या पशुपालन संप्रदाय के शिष्यों के हाथ लग गई। सीनियर हंसा, क्या आप पशुपालन संप्रदाय का स्थान जानती हैं? विराट ने हंसा की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, युवा मालिक, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? विराट की बातों से हंसा हैरान रह गई और उसने कुछ आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या विराट बाकी लोमड़ी कबीले के सदस्यों को बचाने के लिए पशुपालन संप्रदाय में घुसने का इरादा रखता था? सीनियर ने सही अनुमान लगाया। मैं वास्तव में बाकी लोमड़ी कबीले के सदस्यों को बचाने के लिए पशुपालन संप्रदाय जाने का इरादा रखता हूं, विराट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। चूंकि उसने कदम उठा ही लिया था तो वह पूरा काम करके लोमड़ी कबीले की पूरी मदद क्यों न करे। ये लोमड़ी महिलाएं 9 शिखर पर्वत में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करती थीं, दूसरों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करती थीं। विराट नहीं चाहता था कि उन्हें पशुपालन संप्रदाय द्वारा नुकसान पहुंचाया जाए। युवा मालिक, आपकी धार्मिकता असीम है। पूरे 9 शिखर लोमड़ी कबीले की ओर से मैं आपको धन्यवाद देती हूं। यह सुनकर हंसा बहुत खुश हुई और तुरंत घुटनों के बल बैठकर विराट को शालीनता से प्रणाम किया। सीनियर, कृपया उठें, ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। विराट ने जल्दी से हंसा को पैरों पर खड़ा होने में मदद की। युवा मालिक, हमारे 9 शिखर लोमड़ी कबीले पर आपकी दया पहाड़ जितनी भारी है। अगर हम अपनी जान भी दे दें तो भी हम आपकी दया का एक अंश भी नहीं चुका सकते। अब से हमारा पूरा 9 शिखर लोमड़ी कबीला मौत तक आपका अनुसरण करने, पूरे दिल से आपकी सेवा करने, आपके इशारे पर चलने और मौत के सामने भी बिना किसी पछतावे के खड़े रहने की कसम खाता है। हंसा ने कहा, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। सीनियर, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, मैं तो बस वही कर रहा था जो मुझे करना चाहिए, विराट ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। यह थोड़ा ज्यादा हो गया, ये कहना कि पूरा कबीला पूरे दिल से उसकी सेवा करेगा उसे किसी अय्याश जैसा महसूस करा रहा था। सौभाग्य से विराट की इच्छा शक्ति मजबूत है। अगर कोई और आदमी होता तो वह शायद हंसा के शब्दों के सामने ही झुक जाता। आखिरकार लोमड़ी कबीला बेहद खूबसूरत महिलाओं से भरा है। ऐसी सुंदरियों के समूह से घिरे होने पर शायद ही कोई प्रलोभन का विरोध कर सके। हालांकि विराट कोई साधारण आदमी नहीं है। सबसे पहले उसका ध्यान मार्शल आर्ट्स पर है और उसे सुंदरता की लालसा नहीं है। दूसरा, उसके पास असाधारण रूप से मजबूत इच्छा शक्ति है और वह अपने आसपास की शेरनियों से डरता है। वह सुंदरता से प्लेग की तरह बचता है और सक्रिय रूप से इसकी तलाश नहीं करेगा। इसके अलावा वह लंबे समय से सुंदरियों से घिरे रहने का आदी है और ऐसे प्रलोभनों का अभ्यस्त है। आखिरकार पूरा दिव्य पवन महल संप्रदाय पूरी तरह से महिलाओं से बना है। सुंदरियों की संख्या के मामले में यह इस लोमड़ी की मान से भी आगे है। अगर विराट सचमुच खूबसूरत महिलाओं में दिलचस्पी रखता तो उसे बस थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाने की जरूरत थी और दिव्य पवन महल की अनगिनत खूबसूरत महिलाएं संभवतः उस पर फिदा हो जाती। हंसा का इस चाल से उसे लुभाने का प्रयास स्पष्ट रूप से एक गलत अनुमान था। विराट ने मन ही मन विचार किया। ऐसा लग रहा था कि मामला सुलझते ही उसे इस लोमड़ी की मान को छोड़ना होगा। यह लोमड़ी उसके प्रति बुरे इरादे रखती थी, जानबूझकर या अनजाने में उसे लगातार लुभा रही थी। हालांकि विराट को अपने आत्मसंयम पर भरोसा था, लेकिन ऐसे मामलों से दूर रहना ही बेहतर था। अगर वह किसी जाल में फंस गया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। मोहिनी, घर पर रहो और दूसरों का ख्याल रखो। युवा मालिक और मैं हमारे कबीले के बाकी लोगों को बचाने के लिए पशुपालन संप्रदाय जाएंगे। हंसा ने मोहिनी को निर्देश दिया। जी माँ। मोहिनी बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। हालांकि उसने आरोहण लोक में प्रवेश कर लिया था, लेकिन उसकी ताकत अभी भी विराट से काफी अलग थी। उसके साथ जाना केवल बाधा ही होगा। घर पर रहना और कबीले के अन्य सदस्यों की देखभाल करना बेहतर था। शार्दुल, तुम भी यहीं रहो, मोहिनी और दूसरों की रक्षा करने के लिए। कुर्मा, तुम मेरे साथ आओ, विराट ने शार्दुल और कुर्मा की ओर देखते हुए कहा। जी मालिक। शार्दुल और विशाल कछुआ कुर्मा ने एक स्वर में उत्तर दिया। व्यवस्था करने के बाद विराट कुर्मा और भैरव को साथ लेकर हंसा के साथ पशुपालन संप्रदाय की ओर उड़ गया।
विराट के लोमड़ी कबीले की गुफा छोड़ने के कुछ समय बाद ही पहाड़ों के उत्तर में आकाश में एक आकृति तेजी से नौ शिखर पर्वत की ओर उड़ती हुई आई। नौ शिखर पर्वत पर पहुंचने पर वह आकृति अचानक रुक गई और चुपचाप क्षेत्र का सर्वेक्षण करने लगी। यह आकृति एक बुजुर्ग महिला थी जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उस बुजुर्ग महिला के पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा थी। स्पष्ट रूप से वह एक अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थी। हम तुम छोटी डायन, तुम वास्तव में नौ शिखर पर्वत जैसी दूरदराज की जगह पर भाग गई, जिससे मुझे 10 साल से अधिक समय तक यहाँ उड़ना पड़ा। इस बार मैं तुम्हें पकड़ लूंगी और तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगी। उस बुजुर्ग महिला ने ठंडे स्वर में उपहास किया। उसकी आकृति चमकती हुई नौ शिखर पर्वत में उड़ गई। मध्य महाद्वीप की उत्तरी सीमा, पशुपालन संप्रदाय। नीले बागे में एक युवक और स्वाभाविक रूप से आकर्षक नैन नक्श वाली एक बेहद खूबसूरत महिला पशुपालन संप्रदाय के बाहर आकाश में दिखाई दिए। नीले बागे वाले युवक ने एक अस्त व्यस्त युवक को पकड़ रखा था और उनके साथ एक बड़ा मंदबुद्धि कछुआ भी था। महंत गजेंद्र, बाहर निकल! विराट ने पशुपालन संप्रदाय की ओर देखा और चिल्लाया, यह छोटा दरिंदा कहां से आया जो मेरे पशुपालन संप्रदाय में इतना अहंकार दिखाने की हिम्मत कर रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक छोटे दरिंदे संप्रदाय प्रमुख का नाम लेने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। छोटे जानवर, तुम्हारी मौत की इच्छा है जो हमारे पशुपालन संप्रदाय में मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कर रहे हो। जैसे ही विराट ने बोलना खत्म किया, कई आकृतियां पशुपालन संप्रदाय से ऊपर उड़ी और विराट के सामने आकाश में आ गईं। अरे वह तो युवा मालिक हैं। युवा मालिक इस छोटे दरिंदे के हाथों में कैसे पड़ गए? छोटे दरिंदे, समझदारी दिखाओ और हमारे युवा मालिक को अभी रिहा कर दो, वरना आज तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। जल्द ही उन आकृतियों ने भैरव को देखा जिसे विराट ने अस्त व्यस्त हालत में पकड़ रखा था। भैरव की हालत देखकर उन आकृतियों का रंग तुरंत उड़ गया। भैरव उनके पशुपालन संप्रदाय की युवा पीढ़ी का सबसे उत्कृष्ट मार्शल आर्ट्स प्रतिभावान था। हालांकि भैरव ने अभी अभी आरोहण लोक के प्रारंभिक चरण में प्रवेश किया था, लेकिन अपनी युद्ध शक्ति के साथ वह शीर्ष स्तरीय आरोहण लोक विशेषज्ञों से भी लड़ सकता था। इसके अलावा उसके पास 9वें दर्जे का शीर्ष गुणवत्ता वाला आध्यात्मिक पत्थर का जादुई हथियार था, इसलिए शीर्ष स्तरीय आरोहण लोक विशेषज्ञों के खिलाफ भी वह हारने की तुलना में अधिक बार जीतता था। इसके अलावा पशुपालन संप्रदाय के कई शीर्ष आरोहण लोक बुजुर्ग नौ शिखर पर्वत की इस शिकार यात्रा पर भैरव के साथ गए थे, लेकिन इन परिस्थितियों में भी भैरव वास्तव में इस हरे बागे वाले युवक द्वारा पकड़ लिया गया था, जो वास्तव में अविश्वसनीय था। अपना बकवास बंद करो तुम बूढ़े कुत्तों, महंत गजेंद्र को बाहर आकर मुझसे मिलने दो। विराट ने आकृतियों पर एक नजर डाली और शांति से कहा, हम तुम खुद को समझते क्या हो? हमारे पशुपालन संप्रदाय के प्रमुख कोई ऐसे वैसे नहीं है जिन्हें कोई भी जब चाहे देख ले। एक बूढ़े आदमी ने उपहास किया, अगर तुम बूढ़े कुत्ते यहाँ बकवास करते रहे तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम सबको मिटा दूंगा। विराट ने उदासीनता से कहा, तुम? विराट के अहंकारी शब्दों से वह बूढ़ा आदमी तुरंत क्रोधित हो गया और उस पर हमला करने ही वाला था। रुको! तभी एक आवाज गूंजी। अगले ही पल एक आकृति कौन थी और घनी दाढ़ी वाला एक भारी भरकम आदमी विराट के सामने हवा में प्रकट हुआ, जिससे बूढ़े आदमी का हमला रुक गया। यह घनी दाढ़ी वाला भारी भरकम आदमी कोई और नहीं बल्कि पशुपालन संप्रदाय का प्रमुख महंत गजेंद्र था। हमारे यहाँ कौन है? यह तो कोई और नहीं बल्कि विराट है, दाओवादी विराट। गजेंद्र ने विराट पर एक नजर डाली और शांति से कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि दाओवादी विराट हमारे पशुपालन संप्रदाय में किस काम से आए हैं? मैं आपके पशुपालन संप्रदाय में एक सौदा करने आया हूं। विराट ने गजेंद्र की ओर देखा और शांति से कहा, ओह, क्या मैं पूछ सकता हूं कि दाओवादी विराट हमारे पशुपालन संप्रदाय के साथ किस तरह का सौदा करना चाहते हैं? गजेंद्र ने लापरवाही से पूछा, मैंने सुना है कि आपके पशुपालन संप्रदाय ने काफी लोमड़ी कबीले की महिलाओं को पकड़ रखा है, इसलिए मैं उन पकड़ी गई लोमड़ी कबीले की महिलाओं के बदले भैरव को बदलना चाहता हूं। संप्रदाय प्रमुख गजेंद्र इस सौदे के बारे में क्या सोचते हैं? विराट ने शांति से कहा। पशुपालन संप्रदाय के क्षेत्र में विराट कोई बड़ा संघर्ष शुरू नहीं करना चाहता था। आखिरकार यहाँ पशुपालन संप्रदाय को इलाके का लाभ था। एक बार संप्रदाय का सुरक्षात्मक व्यूह सक्रिय हो जाने के बाद विशाल कछुआ भी आसानी से नहीं जीत सकता था। हालांकि विराट पशुपालन संप्रदाय पर हमला करने के लिए अधिक बल जुटा सकता था। उदाहरण के लिए एल्डर योगिता और कई अन्य दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को भेजकर भले ही पशुपालन संप्रदाय शक्तिशाली था, उसे आसानी से कुचला जा सकता था। हालांकि विराट ऐसा नहीं करना चाहता था। लोमड़ी कबीले के लिए खड़े होने के लिए 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक पशुपालन संप्रदाय पर हमला करने के लिए दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को जुटाना आसानी से दूसरों को आलोचना का आधार दे सकता था। अगर यह बात दाव संघ तक पहुंची तो पैर जमाना मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार लोमड़ी कबीला अभी भी बाहरी था। यह दिव्य पवन महल द्वारा गहन धुंध महल के विनाश से अलग था। दिव्य पवन महल ने गहन धुंध महल को नष्ट कर दिया क्योंकि गहन धुंध महल ने अपना विनाश खुद बुलाया था और दिव्य पवन महल के पास अपने कार्यों के लिए पर्याप्त औचित्य था। हालांकि दाव संघ का आत्मसमर्पण गुट उग्र था और दिव्य पवन महल को जवाबदेह ठहराना चाहता था, लेकिन मानव जाति के भीतर अधिकांश लोगों को लगा कि गहन धुंध महल अपने भाग्य का हकदार था। लेकिन अगर वह आज लोमड़ी कबीले के लिए खड़े होने के लिए पशुपालन संप्रदाय को कुचल देता तो स्थिति की प्रकृति पूरी तरह से अलग होती। इसलिए विराट मामले को बढ़ाना नहीं चाहता था, बल्कि केवल पशुपालन संप्रदाय के साथ बंधकों का आदान प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। विराट, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे बात करने के योग्य हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पशुपालन संप्रदाय में इतना अहंकार दिखाने की? आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ठीक से व्यवहार कैसे किया जाता है। गजेंद्र ने उपहास किया। इसके साथ वह तेजी से आगे बढ़ा और सीधे विराट पर हमला कर दिया। सूर्यवीर और दाव संघ नेता के बीच संघर्ष आम ज्ञान था। विशेष रूप से सूर्यवीर के हाथों नक्श की हार की खबर दाव संघ के उच्च क्षेत्रों में फैल गई थी। अगर वह विराट को पकड़ सकता तो उसके पास सूर्यवीर को झुकने के लिए मजबूर करने का लाभ होता। पशुपालन संप्रदाय मूल रूप से दाव संघ के शांति गुट का था। अगर वह विराट को पकड़ सकता तो यह उसके लिए एक जबरदस्त उपलब्धि होती। शायद इस महान उपलब्धि के आधार पर शांति गुट के उच्च अधिकारी अपनी खुशी में उसे एक आदिम जादुई खजाना प्रदान करेंगे, एक बड़ी लॉटरी। इसके अलावा इस महान उपलब्धि के साथ उसे और पशुपालन संप्रदाय को शांति गुट के उच्च अधिकारियों से और भी अधिक सुरक्षा मिलेगी। मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में उसने महारानी रेणुका और दिव्य पवन महल को गहराई से नाराज कर दिया था। अब दिव्य पवन महल की ताकत भयानक थी और गजेंद्र लगातार डर के साए में जी रहा था, प्रतिशोध की आशंका में। इसलिए जब से मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट समाप्त हुआ, वह और पशुपालन संप्रदाय के शिष्य मध्य महाद्वीप की उत्तरी सीमा में छिपे हुए थे। दक्षिणी भाग में पैर रखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन अब विराट ने वास्तव में खुद को उनके दरवाजे पर पहुंचा दिया था। उसके और पशुपालन संप्रदाय के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर। गजेंद्र के व्यक्तित्व को देखते हुए वह भला ऐसा सुनहरा अवसर कैसे छोड़ सकता था? गजेंद्र को वास्तव में उस पर हमला करते देख विराट मदद नहीं कर सका, लेकिन उपहास करते हुए बोला, सही समय है। क्योंकि गजेंद्र ने पहल की थी तो उसे विनम्र क्यों होना चाहिए? ऐसा हुआ कि विराट भी अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता था कि वह कहां तक आ गया है। महाबुजुर्ग जनार्दन के साथ अपनी लड़ाई के बाद से उसका सामना किसी अच्छे प्रतिद्वंद्वी से नहीं हुआ था और शायद ही कभी उसे वास्तव में संतोषजनक लड़ाई का अवसर मिला हो। हालांकि शार्दूल और विशाल कछुआ कमजोर नहीं थे, लेकिन उसके साथ अभ्यास करते समय उन्होंने कभी अपनी असली ताकत नहीं दिखाई। नन्ही नीली चिड़िया हालांकि उसके साथ लड़ते समय विनम्र नहीं थी, बहुत ही नाटकीय थी। अगर वह जीत जाती तो ठीक था, लेकिन अगर वह पिट जाती तो वह लगातार परेशान करती। इसलिए विराट आमतौर पर नन्ही नीली चिड़िया के साथ अभ्यास करने से बचता था। विराट ने कैसिया की छाल विशाल कछुए की ओर फेंकी और कहा, कुर्मा, इस कुत्ते पर नजर रखना, साथ ही सीनियर हंसा की रक्षा करना। जी मालिक। विशाल कछुए कुर्मा ने कैसिया की छाल पकड़ी और सिर हिलाया। मूल रूप से उसने गजेंद्र से निपटने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि उसके मालिक ने व्यक्तिगत रूप से स्थिति को संभालने पर जोर दिया, इसलिए वह केवल कुछ समय के लिए किनारे से देख सकता था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ जब तक कि प्रतिद्वंद्वी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ नहीं था, वह विराट को खतरे में पड़ने पर बचाने के लिए समय पर हस्तक्षेप कर सकता था। गजेंद्र के हमले का सामना करते हुए विराट न तो पीछे हटा और न ही उसने टाल मटोल की, सीधे मुक्का मारा। हम्फ, तुम छोटे दरिंदे, तुम वास्तव में मुझसे सीधे भिड़ने की हिम्मत करते हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें अहंकारी कहूं या मूर्ख। यह देखकर कि विराट उससे भिड़ने की हिम्मत कर रहा है, गजेंद्र ने तुरंत ठंडे स्वर में उपहास किया। धड़ाम, दोनों मुक्के टकराए।
तुरंत एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ गूंज उठी। भयानक अवशिष्ट ऊर्जा सुनामी की तरह सभी दिशाओं में बाहर की ओर बह गई। मुक्के से विराट हजारों मील दूर जा गिरा, जबकि गजेंद्र भी सैकड़ों मील पीछे हिल गया। बुरा नहीं है, यह दिलचस्प है, विराट ने प्रशंसा में कहा। गजेंद्र की ताकत महाबुजुर्ग जनार्दन से कहीं ज्यादा है। यह लड़ाई उसे संतुष्ट करने के लिए काफी होनी चाहिए। इस पल विराट की आंखों में एक भयंकर युद्ध की भावना प्रज्वलित हो गई। वह तेजी से आगे बढ़ा और गजेंद्र की ओर लपका। दहाड़! विराट ने युद्ध ड्रैगन मुट्ठी की 22वीं चाल चली, गजेंद्र की ओर मुक्का मारा। विशाल मुट्ठी का इरादा एक विशाल स्पष्ट रूप से परिभाषित ड्रैगन के आकार की प्रेत छाया में संघनित हो गया, जो गजेंद्र की ओर दौड़ पड़ा। यह देखकर गजेंद्र हैरान और क्रोधित दोनों था। उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उसने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि विराट की ताकत इतनी भयानक होगी। यह छोटा बच्चा केवल महान क्षेत्र के शुरुआती चरण में था, जबकि वह स्वयं एक प्रतिष्ठित अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ था। इसके अलावा उसकी ताकत सामान्य अर्धचरण दिव्य विकास लोक योद्धाओं से कहीं अधिक थी। हालांकि वह दिव्य योद्धा सूची पर शीर्ष विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन वह उनसे बहुत दूर भी नहीं था। उसकी अपार शक्ति के बावजूद वह छोटा छोकरा उसका एक मुक्का खाने के बाद पूरी तरह से बेअसर लग रहा था। हालांकि उसने उस मुक्के में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। आखिरकार उसका उद्देश्य विराट को जिंदा पकड़ना था, उसे मारना नहीं। विराट को सूर्यवीर जैसे शीर्ष विशेषज्ञ का समर्थन प्राप्त था। वह मरना नहीं चाहता था। विराट को मारने का परिणाम निश्चित रूप से यह होता कि सूर्यवीर उसे नहीं छोड़ता। भले ही उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उस मुक्के की शक्ति एक सामान्य आरोहण लोक मार्शल आर्टिस्ट के बर्दाश्त करने से कहीं अधिक थी। फिर भी विराट पूरी तरह से सुरक्षित था। यह दुर्जय शक्ति यह साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि विराट की शक्ति किसी शीर्ष आरोहण लोक विशेषज्ञ से कम नहीं थी। धड़ाम! विराट के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मुक्के का सामना करते हुए गजेंद्र का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि उसने एक और मुक्का मारा। इस बार उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया। दोनों मुक्के टकराए, जिससे और भी भयानक अवशिष्ट ऊर्जा निकली। इस बार विराट एक तोप के गोले की तरह और भी दूर, हजारों मील दूर उड़ गया। वह शानदार था, हा हा हा, सचमुच शानदार। विराट ने दिल खोलकर हंसा, फिर से आगे बढ़ा, गजेंद्र पर झपटते हुए चिल्लाया, फिर से। यह देखकर गजेंद्र का चेहरा और काला पड़ गया। यह छोटा दरिंदा अविश्वसनीय रूप से लचीला था। उसने पूरी ताकत से मुक्का खाया था और अभी भी पूरी तरह से बेअसर था। यहां तक कि उसके अर्धचरण जन्मजात स्तर के रक्षात्मक बागे के साथ भी उसकी रक्षा इतनी मजबूत नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि गजेंद्र इस बात से अनजान था कि उसके अर्धचरण जन्मजात स्तर के रक्षात्मक बागे के अलावा विराट की शारीरिक शक्ति भी 9वें दर्जे के शीर्ष स्तरीय जादुई हथियार के बराबर थी। जबकि अर्धचरण जन्मजात स्तर का रक्षात्मक बागे गजेंद्र के हमले को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता था। यह इसका अधिकांश हिस्सा कमजोर कर सकता था, और हमले का बचा हुआ छोटा हिस्सा विराट की शारीरिक शक्ति के लिए पर्याप्त से अधिक था, जो 9वें दर्जे के शीर्ष स्तरीय जादुई हथियार के बराबर थी। ताकत के मामले में गजेंद्र विराट से बहुत बेहतर हो सकता है, लेकिन विराट को हराना स्पष्ट रूप से उसके लिए आसान काम नहीं होगा। दोनों आकाश में 100 से अधिक राउंड लड़े। यह देखकर कि वह विराट के खिलाफ बढ़त हासिल नहीं कर पा रहा है, गजेंद्र ने धैर्य खो दिया और अर्धचरण जन्मजात स्तर का एक बड़ा तलवार जादुई हथियार निकाला, एक भयंकर हमला किया। इस अर्धचरण जन्मजात स्तर की तलवार की मदद से गजेंद्र की आक्रमण शक्ति कई गुना बढ़ गई। यह देखकर विराट ने भी अर्धचरण जन्मजात स्तर का एक लंबा तलवार जादुई हथियार निकाला। सूर्य तलवार कला का 5वां स्तर शुरू किया और गजेंद्र से लड़ना जारी रखा। आकाश में तलवार की रोशनी और ऊर्जा बेतहाशा टकराई, स्थानिक दरारें काटती। यह लड़ाई बेहद भीषण थी। पलक झपकते ही दोनों हजारों राउंड लड़ चुके थे। हालांकि विराट गजेंद्र द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था, लेकिन गजेंद्र को भी उसकी सुरक्षा को तोड़ने और विराट को हराने में मुश्किल हो रही थी। अगर यह जारी रहा तो वे शायद 3 दिन और 3 रात तक लड़ सकते हैं, इससे पहले कि गजेंद्र आखिरकार विराट को हरा सके। आक्रमण! उन सब पर आक्रमण करो! गजेंद्र ने अपने लंबे समय तक चले गतिरोध से क्रोधित होकर अपने आसपास के पशुपालन संप्रदाय के विशेषज्ञों को आदेश दिया। जी संप्रदाय प्रमुख! पशुपालन संप्रदाय के बुजुर्गों ने तुरंत जवाब दिया। पशुपालन संप्रदाय के बड़ी संख्या में विशेषज्ञों ने तब विराट को घेर लिया। हे, तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए संख्या बल से उन्हें डरा सकते हो क्योंकि तुम कमजोर हो? विराट ने उपहास किया। ठीक है, मैंने आज काफी मजे कर लिए और मैं अब तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत आलसी हूं। कुर्मा, उन सबको पीट दो। जी मालिक! विशाल कछुए कुर्मा ने तुरंत उत्तर दिया। इसके साथ उसने अपना पंजा फैलाया, इसे एक विशाल पंजे में बदल दिया जिसने आकाश को ढक दिया और इसे गजेंद्र और पशुपालन संप्रदाय के विशेषज्ञों की ओर पटक दिया। यह विशाल पंजा आकाश को ढकने वाले बादल की तरह पूरे आकाश को ढक गया। इसके अलावा इस पंजे में अकल्पनीय भयानक दबाव था, जिसने आसपास की जगह को पूरी तरह से सील कर दिया। गजेंद्र और अन्य पशुपालन संप्रदाय विशेषज्ञ इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से चौंक गए। उनके चेहरे डरावने हो गए। इस साधारण से दिखने वाले कछुए में इतनी भयानक ताकत कैसे हो सकती है? गजेंद्र और अन्य लोग केवल इसलिए इतने चिंतित थे क्योंकि वे दाव संघ मुख्यालय में विराट के कार्यों से अनजान थे। अगर उन्हें पता होता कि विराट ने दाव संघ मुख्यालय में एल्डर जयंत के पोते जय को भी मार डाला था और इस विशाल कछुए ने दिव्य योद्धा सूची के विशेषज्ञ जयद्रथ को हराया था, तो वे शायद आज विराट पर हमला नहीं करते। वर्तमान में दाव संघ मुख्यालय में विराट के कार्य केवल दाव संघ के भीतर ही प्रसारित हो रहे थे और अभी तक बाहर नहीं फैले थे। आखिरकार जयंत परिवार और गोगा दोनों दाव संघ के भीतर काफी शक्ति रखते थे और सामान्य दाव संघ के शिष्य उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। इसलिए शायद ही किसी ने इस जानकारी को बाहरी दुनिया में लीक करने की हिम्मत की। दाव संघ का मुख्य गुट, जिनमें से अधिकांश वर्तमान में दानव सेना के आक्रमण का विरोध करने के लिए मोर्चे पर थे, के पास बेकार की बातों के लिए समय नहीं था। धड़ाम! विशाल कछुए के पंजे के नीचे गजेंद्र और अन्य पशुपालन संप्रदाय के विशेषज्ञों को आकाश से पटक दिया गया। वे भारी रूप से जमीन पर गिरे, जिससे पूरा क्षेत्र ढह गया। यह केवल इसलिए था क्योंकि विराट ने विशाल कछुए को केवल उन्हें नीचे गिराने का आदेश दिया था और उन्हें मारने का नहीं, कि यह पंजा प्रहार उन्हें जमीन पर पटकने से कहीं अधिक गंभीर होता। वे शायद सभी खून की लुगदी में बदल गए होते। विराट अंततः मामले को बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने दया दिखाई। गोगा दांव पुत्र, मुझे बचाओ! गजेंद्र अपने भारी घावों को खींचते हुए मुश्किल से खड़ा हुआ और पशुपालन संप्रदाय की ओर चिल्लाया। इस समय वह केवल गोगा का ही सहारा ले सकता था। आखिरकार पशुपालन संप्रदाय के इतनी सारी लोमड़ी कबीले की महिलाओं को पकड़ने के लिए 9 शिखर पर्वत जाने का कारण उन्हें गोगा को उसके आनंद के लिए भेंट करना था। अब जब बात यहां तक आ गई है तो गजेंद्र स्वाभाविक रूप से गोगा को पीछे नहीं छिपने दे सकता था। वास्तव में गजेंद्र इस समय बहुत क्रोधित था, क्योंकि इस बिंदु तक गोगा ने सामने आने का कोई इरादा नहीं दिखाया था। हमने पशुपालन संप्रदाय ने आपको अच्छा खाना खिलाया और आपको हमारे द्वारा पकड़ी गई लोमड़ी कबीले की सुंदरियां भेंट की, लेकिन अब जब कुछ हुआ है तो आप पीछे छिपे हुए हैं और एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं। यह तो सरासर अमानवीय है। गोगा, जो पशुपालन संप्रदाय के एक भव्य हॉल में कई लोमड़ी कबीले की सुंदरियों के साथ आनंद ले रहा था, ने गजेंद्र की चीख सुनी और उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। लानत है, क्या बदकिस्मती है! इस बार अगर मैं इससे बाहर रहना भी चाहता तो भी नहीं रह सकता था। गोगा ने मन ही मन कोसा। गोगा को पहले भी विराट के हाथों काफी नुकसान उठाना पड़ा था और वह विराट के अधीन विशाल कछुए की भयानक ताकत को बहुत अच्छी तरह जानता था। इसलिए विराट के पशुपालन संप्रदाय में आने के बाद वह मरने का नाटक कर रहा था, इस उम्मीद में कि इस मुसीबत के जाने के बाद वह चुपके से निकल जाएगा। लेकिन अब जब गजेंद्र ने सार्वजनिक रूप से उसके ठिकाने का खुलासा कर दिया था, तो वह अब और मरने का नाटक नहीं कर सकता था। अगर वह इन परिस्थितियों में भी आंखें मूंद कर और कान बंद करके बैठा रहा तो उसकी बदनामी फैल जाएगी और भविष्य में कोई भी उसका अनुसरण करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए हालांकि गोगा डरा हुआ था, लेकिन वह केवल अपने दांत पीस सकता था और पशुपालन संप्रदाय से बाहर उड़ सकता था। विराट, तुम आखिर क्या चाहते हो? गोगा ने विराट की ओर देखा और गंभीर चेहरे के साथ कहा। ओह हो, गोगा दांव पुत्र, तुम भी यहाँ हो, बहुत समय हो गया। विराट ने गोगा पर एक नजर डाली और आधी मुस्कान के साथ कहा, विराट, अपनी हद मत पार करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? गोगा ने दांत पीसते हुए कहा। ही, अगर तुम नहीं डरते तो क्या हम अपनी प्रतियोगिता जारी रखें? यह सुनकर विराट हंसा। गोगा का चेहरा फिर से सख्त हो गया। लानत है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? मैं तुम्हारे पास वाले उस कमीने से डरता हूं। उस कमीने के बिना मुझसे लड़ने की कोशिश करो, मैं तुम्हें पीट पीट कर अधमरा कर दूंगा। बेशक,
गोगा ने केवल इन विचारों को अपने मन में ही बुदबुदाने की हिम्मत की, उसने उन्हें जोर से कहने की हिम्मत नहीं की, वरना अगर उसे उस कमीने से एक और स्वाइप मिलता तो वह महीनों के लिए बिस्तर पर पड़ा रहता। विराट, बस कह दो, तुम रुकने के लिए क्या चाहते हो? गोगा ने दांत पीसते हुए कहा। उसने बहुत विनम्रता से बात की। दाव संघ के 10 दाव पुत्रों में से एक के रूप में उसने कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया था, लेकिन दुर्भाग्य से परिस्थितियां उसके खिलाफ थीं। वह विराट के पास वाले कमीने को नहीं हरा सकता था, इसलिए वह केवल अस्थायी रूप से झुक सकता था। गोगा को विराट के सामने इतना अधीन देखकर गजेंद्र, भैरव और अन्य सभी दंग रह गए। आखिर क्या हो रहा था? आमतौर पर अहंकारी और दबंग गोगा दाव पुत्र विराट के सामने इतना अधीन व्यवहार कर रहा था। क्या इसके पीछे कोई अनकही कहानी थी? यह आसान है, जितनी भी लोमड़ी महिलाएं तुमने पकड़ी हैं उन सभी को सौंप दो और मैं आज तुम्हें जाने दूंगा। विराट ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा। गोगा लंबे समय तक हिचकिचाता रहा, अंत में सहमत हो गया। ठीक है, मैं सहमत हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी जुबान पर कायम रहोगे। गोगा ने दांत पीसते हुए कहा। अब समझौता करने से उसे कुछ परेशानी बचेगी, अन्यथा विराट आसानी से उन सभी को वश में कर सकता था और उन्हें पशुपालन संप्रदाय से बचा सकता था। बस इसमें थोड़ी और मेहनत लगती। गोगा ने किसी भी चाल का सहारा नहीं लिया और वास्तव में सभी पकड़ी गई लोमड़ी महिलाओं को सौंप दिया। इन परिस्थितियों में कोई भी चाल चलना व्यर्थ था। विराट आसानी से अपनी दिव्य चेतना से पशुपालन संप्रदाय को स्कैन कर सकता था कि क्या कोई लोमड़ी महिला बची है। कबीले की मुखिया बचाए जाने के बाद लोमड़ी कबीले की महिलाएं बहुत खुश हुई और हंसा को देखकर रो पड़ी। ये देखकर कि गोगा इतना समझदार है, विराट ने उसके लिए और मुश्किलें नहीं बढ़ाई। उसने भैरव को पशुपालन संप्रदाय के पास छोड़ दिया और हंसा और अन्य लोमड़ी कबीले की महिलाओं के साथ संप्रदाय से विदा हो गया। काला बाजार का शीर्ष स्तरीय टोकन गोगा दाव पुत्र, आपने उन लोमड़ी कबीले की सुंदरियों को उस छोटे दरिंदे को इतनी आसानी से क्यों सौंप दिया? विराट के जाने के बाद गजेंद्र ने एक उलझन भरे भाव के साथ गोगा से पूछा। वह वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि गोगा अपनी हैसियत के साथ विराट से इतना क्यों डरता था। वह छोटा दरिंदा अभी पंगा लेने के लिए आसान नहीं है और मेरे गुरु अभी भी एकांतवास में है। उसे थोड़ी देर के लिए अहंकारी होने दो और हम मेरे गुरु के एकांतवास से बाहर आने के बाद उस छोटे दरिंदे के साथ हिसाब बराबर करेंगे। गोगा ने उदास चेहरे के साथ कहा। वह इस मामले के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता था। आखिरकार यह तथ्य कि उसे उस बेवकूफ बाघ ने नग्न कर दिया था और वैदेही सरोवर के तल पर लटका दिया था, कोई गौरवशाली कार्य नहीं था जिसकी प्रशंसा की जाए। आज जो हुआ उसके बाद सभी लोमड़ी कबीले की सुंदरियों को विराट द्वारा ले जाने के बाद गोगा अब पशुपालन संप्रदाय में नहीं रह सकता था, इसलिए वह स्थानिक मार्ग के माध्यम से दाव संघ मुख्यालय लौट आया। हालांकि गोगा का हार मानने का इरादा नहीं था। उसने जयद्रथ को विराट के ठिकाने के बारे में बताया। जयद्रथ के बेटे जय को विराट ने मार डाला था। जयंत परिवार और विराट की गहरी खूनी दुश्मनी है और संभावना है कि जयंत परिवार बदला लेने का यह अवसर हाथ से नहीं जाने देगा। अब विराट तलवार संप्रदाय के मुख्यालय से बहुत दूर मध्य महाद्वीप की उत्तरी सीमा में है, एक अथाह दूरी पर, जिससे यह उसके लिए हमला करने का सही अवसर है। निश्चित रूप से गोगा का संदेश प्राप्त करने के बाद जयद्रथ ने तुरंत अपने पिता एल्डर जयंत को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही एल्डर जयंत ने तुरंत नक्श और अन्य लोगों के साथ इस मामले पर चर्चा की। हम वह छोटा दरिंदा हर समय की तरह वह खुद मध्य महाद्वीप की उत्तरी सीमा पर गया, हमें यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर सौंप दिया। नक्श ने उपहास किया। संरक्षक नक्श की क्या योजना है? गोगा ने कहा कि उस छोटे दरिंदे के पास वह भयानक रूप से शक्तिशाली कछुआ उसकी रक्षा कर रहा है। अगर हम केवल दिव्य विकास लोक से नीचे के मार्शल कलाकारों को भेजते हैं तो शायद सफल होना मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम व्यक्तिगत रूप से दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को भेजते हैं तो कम समय में मध्य महाद्वीप की उत्तरी सीमा तक पहुंचने के लिए इतनी लंबी दूरी तय करना मुश्किल होगा। एल्डर शंकर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, बेशक हम व्यक्तिगत रूप से उस छोटे दरिंदे पर हमला नहीं कर सकते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि युद्ध समर्थक गुट के वे बूढ़े खूसट अंधे हैं? अगर हमें से कोई भी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से उस छोटे दरिंदे पर हमला करने की हिम्मत करता है तो मेरा विश्वास करो वह बूढ़ा खूसट उपाध्यक्ष दिवाकर व्यक्तिगत रूप से हमें मार डालेगा। नक्श ने ठंडे स्वर में सांस ली। तो संरक्षक नक्श का क्या मतलब है? एल्डर फणीश्वर ने पूछा, कुछ उलझन में। मत भूलो, हमारे दाव संघ के अलावा शक्ति सिंधु महाद्वीप पर काला बाजार भी है, नक्श ने उदासीनता से कहा, और काला बाजार का मुख्यालय उत्तरी महाद्वीप में होता है। संरक्षक नक्श, आपका मतलब है कि उस छोटे दरिंदे पर काला बाजार में इनाम रखा जाए और उन्हें मारने के लिए हत्यारे भेजे जाएं? यह सुनकर एल्डर जयंत की आंखें चमक उठीं और उन्होंने जल्दी से पूछा, बिल्कुल सही। नक्श ने सिर हिलाया और कहा, काला बाजार विशेषज्ञों से भरा है जो शक्ति सिंधु महाद्वीप पर सभी जातियों के शक्तिशाली आंकड़ों को इकट्ठा करता है। मनुष्य, दानव और राक्षस सभी के पास ऐसे विशेषज्ञ हैं जो काला बाजार में हथियारों के रूप में काम करते हैं। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर सबसे अधिक विशेषज्ञों वाला संगठन हमारा दाव संघ नहीं है, न ही दानव कबीला और न ही राक्षस कबीला, बल्कि काला बाजार है जो सभी जातियों के विशेषज्ञों को इकट्ठा करता है। जब तक इनाम काफी बड़ा है ऐसा कुछ भी नहीं है जो काला बाजार नहीं कर सकता। हम अब उत्तरी महाद्वीप से बहुत दूर हैं, हम काला बाजार मुख्यालय से कैसे संपर्क कर सकते हैं? एल्डर फणीश्वर ने पूछा। उसकी चिंता मत करो, मेरे पास काला बाजार का क्लास टोकन है, मैं व्यक्तिगत रूप से वहां जाए बिना सीधे काला बाजार मुख्यालय में मिशन जारी कर सकता हूं। नक्श ने शांति से कहा। यह सुनकर एल्डर जाफर, एल्डर शंकर, एल्डर जयंत और एल्डर फणीश्वर सभी दंग रह गए। उन्होंने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि नक्श दाव संघ के एक संरक्षक के रूप में काला बाजार का क्लास ए टोकन रखेगा। यह जानना महत्वपूर्ण है कि काला बाजार का क्लास ए टोकन आसानी से प्राप्त नहीं होता है। किसी को काला बाजार में एक निश्चित लेन देन राशि पूरी करनी होती है या एक निश्चित संख्या में उच्च स्तरीय मिशन स्वीकार करने होते हैं ताकि उसे सम्मानित किया जा सके। नक्श के पास काला बाजार का क्लास ए टोकन होना यह दर्शाता है कि काला बाजार के साथ उसके संबंध असाधारण रूप से गहरे थे। एल्डर शंकर, एल्डर जयंत और एल्डर फणीश्वर ने आगे पूछताछ करने की हिम्मत नहीं की। कभी कभी बहुत सारे रहस्य जानना उनके लिए भी शायद अच्छी बात न हो। मध्य महाद्वीप की उत्तरी सीमा, आकाश में एक बादलों वाली नाव तेजी से उड़ रही थी। विराट बादलों वाली नाव के डेक पर पालथी मारकर बैठा था। अपने पीछे लोमड़ी कबीले की महिलाओं को हंसा को पशुपालन संप्रदाय में उनकी अग्नि परीक्षा के बारे में बताते हुए सुन रहा था। जितना अधिक उसने सुना विराट ने उतनी ही अधिक भौहें सिकोड़ी। उसे अचानक पशुपालन संप्रदाय और गोगा को इतनी आसानी से जाने देने का पछतावा हुआ। चिंता मत करो, मौका मिलने पर मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, विराट ने शांति से कहा। हालांकि वह समय पर पहुंच गया था, फिर भी लगभग आधी पकड़ी गई लोमड़ी कबीले की महिलाओं का उल्लंघन किया गया था। इसके अलावा पशुपालन संप्रदाय और गोगा द्वारा इन लोमड़ी कबीले की महिलाओं का उल्लंघन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां वास्तव में जघन्य थीं। मानव जाति वर्तमान में आंतरिक और बाहरी परेशानियों का सामना कर रही थी और तलवार संप्रदाय की ताकत अभी पर्याप्त नहीं थी। हालांकि वह लंबे समय से आत्मसमर्पण गुट और पशुपालन संप्रदाय के कार्यों को अस्वीकार करता था, लेकिन उसे अक्सर इसे सहना पड़ता था, इन कमीनों को पूरी तरह से साफ करने में असमर्थ। जब उसकी ताकत काफी मजबूत हो जाएगी तो वह निश्चित रूप से इन मैल और कचरे को मिटा देगा, शक्ति सिंधु महाद्वीप को एक उज्जवल और स्पष्ट दुनिया में बहाल करेगा। युवा मालिक ने हमारे लिए काफी किया है, हम उन्हें तुच्छ दानों के लिए परेशान करने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। विराट के शब्दों को सुनकर हंसा ने विनम्रता से कहा, हाँ, युवा मालिक ने हमें हमारे कष्टों से बचाया, हम पहले से ही बहुत आभारी हैं, हम और अधिक मांगने के लिए इतने लालची कैसे हो सकते हैं? लोमड़ी महिलाओं ने प्रतिध्वनित किया। विराट ने थोड़ा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। विराट का व्यवहार देखकर लोमड़ी महिलाएं तुरंत चुप हो गईं। वे विराट के लिए बहुत आभार और सम्मान महसूस करती थीं और अपने शब्दों या कार्यों से उसे किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहती थीं। नौ शिखर पर्वत, लोमड़ी कबीले की गुफा। एक आकृति तेजी से इस स्थान की ओर उड़ी और गुफा के ऊपर पहुंचने पर तेजी से उड़ती हुई आकृति अचानक हवा में मंडराने लगी। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि वह बुजुर्ग महिला थी जो पहले नौ शिखर पर्वत के ऊपर उत्तरी आकाश में दिखाई दी थी। बुजुर्ग महिला ने नीचे गुफा पर एक नजर डाली, फिर तुरंत गायब हो गई, अंदर दिखाई दी। मोहिनी अपने कबीले के लोगों को गुफा को साफ करने में निर्देशित कर रही थी जब अचानक उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और एक बुजुर्ग महिला हवा में प्रकट हुई। यह देखकर मोहिनी का दिल धड़कना भूल गया।
बुजुर्ग महिला चुपचाप दिखाई दी थी, बिना किसी पूर्व चेतावनी के, और उसकी खेती की आभा अथाह थी। स्पष्ट रूप से वह एक बेहद शक्तिशाली और दुर्जेय विशेषज्ञ थी। सीनियर, आप हमारी गुफा में किस काम से आई हैं? हालांकि मोहिनी के मन में उस बुजुर्ग महिला के लिए गहरा डर था, फिर भी उसने खुद को संभाला और सम्मानपूर्वक पास गई। हंसा कहाँ है? उससे कहो कि बाहर आए और मुझसे मिले। बुजुर्ग महिला ने मोहिनी पर एक नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, कबीले की मुखिया काम से बाहर गई हैं और गुफा में नहीं है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि सीनियर को हमारी कबीले की मुखिया से क्या काम है? मोहिनी ने सावधानी से पूछा। हम कबीले की मुखिया? वह छोटी डायन खुद को कबीले की मुखिया कहने की हिम्मत करती है, उसमें काफी हिम्मत है। बुजुर्ग महिला ने भौहें सिकोड़ी और ठंडे स्वर में उपहास किया। सीनियर, मेरी मां की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप उनके बारे में इतना बुरा क्यों बोल रही हैं? जैसे ही बुजुर्ग महिला ने बोलना खत्म किया, एक तरफ से आवाज आई। यह सुनकर बुजुर्ग महिला ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और तेजी से आवाज की ओर अपना सिर घुमाया। वह देखना चाहती थी कि किसकी इतनी हिम्मत है जो उससे वापस बात करने की धृष्टता करे। ऊपर देखते हुए उन्होंने एक बेहद खूबसूरत लोमड़ी लड़की को अपनी ओर आते देखा। एक बड़ा प्यारा सफेद बिल्ला उसके कंधे पर बैठा था। क्या तुम उस छोटी कुल्लटा हंसा की बेटी हो? बुजुर्ग महिला ने लोमड़ी लड़की को घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा। वास्तव में पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बस लोमड़ी लड़की की उपस्थिति को देखकर वह सच्चाई का 7 या 8 10वां हिस्सा अनुमान लगा सकती थी। लोमड़ी लड़की और हंसा इतनी समान दिखती थी, लगभग जैसे कि वे एक ही सांचे से बनी हो। सीनियर, कृपया थोड़ा सम्मान दिखाएं, ऐसे आहत करने वाले शब्दों का प्रयोग न करें, लोमड़ी लड़की ने कहा। बुजुर्ग महिला की ओर मुंह बनाते हुए स्पष्ट रूप से नाराज थी। यह बुजुर्ग महिला उसकी मां को छोटी कुल्लटा कहती रही, और हालांकि लोमड़ी लड़की स्वाभाविक रूप से डरपोक और कमजोर थी, लेकिन वह बुजुर्ग महिला द्वारा अपनी मां का अपमान सुनने के बाद आगे कदम बढ़ाने से खुद को नहीं रोक सकी। हम्फ, वह छोटी कुल्लटा, यह काफी बुरा था कि वह तब कबीले से भाग गई थी, लेकिन उसने किसी को चुराने और तुम्हें, इस हरामजादे को जन्म देने की हिम्मत भी की। इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को पकड़ने जा रही हूं और तुम दोनों को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मजबूर करूंगी, ताकि उन नुकसानों की भरपाई हो सके जो हमारे लोमड़ी कबीले ने इन वर्षों में उठाए हैं। बुजुर्ग महिला ने उपहास किया। इसके साथ वह तेजी से आगे बढ़ी, लोमड़ी लड़की के सामने दिखाई दी और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। ए बुढ़िया, मेरे सामने मेरे मालिक की महिला को पकड़ रही है, क्या तू मेरा बहुत अपमान नहीं कर रही है? जिस पल बुजुर्ग महिला ने अपनी चाल चली, लोमड़ी लड़की के कंधे पर बैठा प्यारा सफेद बिल्ला भी हरकत में आ गया। उसने एक पंजे से बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारा, एक प्रहार जिसमें भयानक शक्ति थी। बुजुर्ग महिला ने शुरू में उस प्यारे सफेद बिल्ले को गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि उसकी आभा बहुत साधारण थी। ऐसा लगता था कि वह एक निम्न स्तरीय दानव जानवर से ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसी चींटी उसकी नजरों में पूरी तरह से नगण्य थी। लेकिन जिस पल उस प्यारे सफेद बिल्ले ने अपनी चाल चली, बुजुर्ग महिला को पता चल गया कि वह गलत थी। यह सफेद बिल्ला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, और जब उसने हमला किया तो उसने एक भयानक दबाव छोड़ा, एक भयानक दबाव जो एक श्रेष्ठ रक्त रेखा से निकल रहा था, जिससे उसे अपनी आत्मा की गहराइयों से एक अनैच्छिक कंपन महसूस हुआ। उस पल बुजुर्ग महिला पूरी तरह से चौंक गई। उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। इस सफेद बिल्ले की उत्पत्ति क्या थी कि इसने उस पर इतना भयानक रक्त रेखा दबाव डाला? दानव जाति के बीच उसका अपना रक्त रेखा स्तर कम नहीं था। पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में बहुत कम लोग थे जो रक्त रेखा में उससे आगे निकल सकते थे, लेकिन इस प्यारे सफेद बिल्ले ने उस पर इतना भयानक रक्त रेखा दबाव डाला, जो यह दर्शाता है कि सफेद बिल्ले का रक्त रेखा स्तर उससे अनगिनत स्तर ऊंचा था। जिस पल शार्दुल ने हमला किया, उससे निकलने वाला भयानक दबाव लोमड़ी लड़की के लिए लगभग असहनीय था। हालांकि दबाव सीधे उस पर लक्षित नहीं था, लेकिन इसकी निकटता ने उसे अपना असली रूप प्रकट करने के लिए मजबूर कर दिया। वह तुरंत 2 पूंछ वाली शुद्ध सफेद लोमड़ी में बदल गई। जैसे ही उसने अपना असली रूप प्रकट किया, रक्त रेखा दबाव की एक हल्की आभा उससे निकली। हालांकि यह दबाव शार्दुल की तुलना में फीका था। 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी, तुमने वास्तव में 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की रक्त रेखा को जागृत किया है। लोमड़ी लड़की की उपस्थिति को देखकर बुजुर्ग महिला ऐसी लग रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी, लोमड़ी कबीले में सर्वोच्च रैंकिंग वाली लोमड़ी दानव थी। हालांकि 10 प्राचीन क्रूर जानवरों में से नहीं, फिर भी यह प्राचीन जानवर रैंकिंग पर एक शीर्ष रैंकिंग वाला प्राचीन जानवर था। 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी लोमड़ी दानव वंश के भीतर रक्त रेखा उन्नति का सर्वोच्च रूप भी है। हालांकि लोमड़ी लड़की द्वारा जागृत की गई 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की रक्त रेखा शक्ति अत्यंत कमजोर है, फिर भी यह एक 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी है जो अन्य लोमड़ी रक्त रेखाओं से कहीं बेहतर है। शक्ति सिंधु महाद्वीप के लोमड़ी कबीले की केवल एक ही किंवदंती है। लाखों साल पहले एक पूर्वज ने 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की रक्त रेखा को जागृत किया था, और वह पूर्वज अंततः पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में प्रसिद्ध एक सर्वोच्च शक्ति बन गया। वर्तमान युग में शक्ति सिंधु महाद्वीप के लोमड़ी कबीले में किसी के भी 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की रक्त रेखा को जागृत करने के लिए नहीं जाना जाता है। यहाँ तक कि वर्तमान कबीले के नेता ने भी नहीं कि उस छोटी कुल्लटा हंसा ने वास्तव में एक बेटी को जन्म दिया है जिसने 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की रक्त रेखा को जागृत किया है। यह पूरे लोमड़ी कबीले के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। यह मामला हंसा को पकड़ने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हंसा का जन्मजात आकर्षण हालांकि दुर्लभ है, केवल अन्य कबीलों के साथ विवाह गठबंधनों के लिए लोमड़ी कबीले के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि इस लोमड़ी लड़की द्वारा जागृत की गई 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की रक्त रेखा संभावित रूप से लोमड़ी कबीले में एक और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विशेषज्ञ जोड़ सकती है। लोमड़ी कबीले के जिस बुजुर्ग ने तब 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की रक्त रेखा को जागृत किया था, उसके बारे में कहा जाता था कि उसने अंततः महाविपत्ति लोक तक साधना की थी। अगर लोमड़ी कबीला एक और महाविपत्ति लोक विशेषज्ञ पैदा कर सकता है, तो वे पूरी तरह से पूरे लोमड़ी कबीले को शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हावी होने के लिए नेतृत्व कर सकते हैं, एक आधिपत्य स्तर का अस्तित्व बन सकते हैं। यह सोचकर बुजुर्ग महिला की आंखों में एक अत्यंत कट्टर चमक दिखाई दी। युवती, तुम्हें तुरंत लोमड़ी कबीले की पैतृक भूमि पर लौटना होगा। तुम्हारे जागृत रक्त रेखा स्तर के साथ 9 शिखर पर्वत जैसी दूर दराज की जगह पर रहना एक जबरदस्त बर्बादी है। वास्तव में अपनी शक्ति को उजागर करना असंभव है। केवल लोमड़ी कबीले की पैतृक मातृभूमि पर लौटकर ही तुम्हें सबसे अच्छा पालन पोषण मिल सकता है, बुजुर्ग महिला ने कहा। उसकी आंखें लोमड़ी लड़की को देखते हुए उत्साह से जल रही थीं। इस समय उसे अब हंसा की परवाह नहीं थी। उसका एकमात्र विचार लोमड़ी लड़की को लोमड़ी कबीले की पैतृक भूमि पर वापस ले जाना था। 1000 हंसा उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी एक लोमड़ी लड़की जिसने 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की रक्त रेखा को जागृत किया था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूं, ए बुढ़िया, तुम अच्छी नहीं हो, लोमड़ी लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा। शार्दुल के साथ इतना समय बिताने के बाद उसने स्वाभाविक रूप से उसके अपमानजनक शब्दों को पकड़ लिया था। इसके अलावा इस बुजुर्ग महिला ने शातिर भाषा के साथ शुरुआत की थी, लगातार उसकी मां को कोस रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसे नापसंद करती थी। मेरे साथ नहीं आ रही, यह तुम्हारे ऊपर नहीं है, बुजुर्ग महिला ने उपहास किया। लोमड़ी लड़की ने 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की रक्त रेखा को जागृत किया था, पूरे लोमड़ी कबीले के लिए जीवन और मृत्यु का मामला। वह भला ऐसा सुनहरा अवसर कैसे छोड़ सकती थी? अगर उसने आज लोमड़ी लड़की को याद किया तो वह लोमड़ी कबीले के लिए पापी बन जाएगी। बिना एक और शब्द कहे बुजुर्ग महिला तेजी से आगे बढ़ी, फिर से लोमड़ी लड़की के करीब आ गई। वह शुरू में शार्दुल की पृष्ठभूमि और क्षमताओं से सावधान थी, जल्दबाजी में कार्य करने में संकोच कर रही थी, लेकिन लोमड़ी लड़की को 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की रक्त रेखा को जागृत करते देख उसने बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। आज अपनी जान की कीमत पर भी वह इस लोमड़ी लड़की को ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। यो हो ए बुढ़िया, तुझे सच में लगता है कि शार्दुल कोई ऐसा वैसा है? यह देखकर शार्दुल क्रोधित हो गया। लगता है मुझे तुझे सबक सिखाने की जरूरत है, ए बुढ़िया, यह देखने के लिए कि तेरी कितनी आंखें हैं। उसके ठीक सामने उसके नेता की महिला को चुराने की कोशिश करना सबसे बड़ा अपमान था। अगर वह इसे बर्दाश्त कर सकता था तो वह पाताल लोक में अपनी प्रतिष्ठा कैसे बनाए रख सकता था? शार्दुल दहाड़ा और अपने शरीर के एक झटके के साथ वह एक विशाल सफेद बाघ में बदल गया। बुजुर्ग महिला की ओर झपटा। राजसी सफेद बाघ ने एक अतुलनीय रूप से भयानक क्रूरता का प्रदर्शन किया, जिससे गुफा में सभी लोमड़ी महिलाएं डर के मारे कांपने लगीं। उनके असली रूप दब गए। बुजुर्ग महिला ने इस भयानक आभा से एकदम घोटने वाला दबाव महसूस किया। उसका दिल दहशत से भर गया। यह बेवकूफ बाघ आखिर है कौन?
यहाँ तक कि उत्तरी महाद्वीप के बाघ दानव कबीले के बाघ राजा को भी शायद उस पर इतना भयानक रक्तरेखा दमन डालने में मुश्किल होगी। रक्तरेखा दमन के मामले में इस बेवकूफ बाघ का दमन उन महान दानवों की तुलना में अनगिनत गुना अधिक मजबूत है जो दिव्य विकास लोक में है। दहाड़ शार्दुल आकाश की ओर दहाड़ा, उसके विशाल पंजे बुजुर्ग महिला की ओर पटक दिए। यह देखकर बुजुर्ग महिला लोमड़ी लड़की को छीनना जारी रखने के बारे में भूलकर अपना बचाव करने के लिए जल्दी से अपने हाथ उठाए। एक कान फोड़ देने वाले धमाके के साथ बुजुर्ग महिला को भारी चोट लगी और वह गुफा से बाहर उड़ गई। शार्दुल चमका और तुरंत पीछा किया। गुफा के अंदर की जगह बहुत छोटी थी और अंदर लड़ने से अन्य छोटी लोमड़ियों पर आसानी से असर पड़ता, इसलिए शार्दुल ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, जिसका उद्देश्य पहले बुजुर्ग महिला को गुफा से बाहर निकालना था। गुफा से बाहर उड़ने के बाद शार्दुल फिर से दहाड़ा। उसका शरीर बढ़ता रहा, अंततः 20,000 मील की लंबाई वाले एक विशाल बाघ में बदल गया। उसका सिर नीले आकाश तक पहुंच गया और उसके पैर मजबूती से पृथ्वी पर टिके हुए थे। उसकी विशाल आंखें आकाश में लटकी हुई दो आकाशीय लालटेन की तरह एक भयानक बाघ की ताकत का प्रदर्शन कर रही थीं, जो सभी दिशाओं को दबा रही थी। यह देखकर बुजुर्ग महिला ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें अत्यधिक गंभीरता से भर गईं। ऐसा लग रहा था कि अगर वह आज लोमड़ी लड़की को ले जाना चाहती है तो उसे पहले इस मूर्ख बाघ को हराना होगा। इस समय बुजुर्ग महिला ने अब कोई कसर नहीं छोड़ी, खुद को एक विशाल लोमड़ी में बदल दिया। दानवों के लिए अपना असली रूप प्रकट करते समय जो शक्ति निकलती थी वह सबसे मजबूत थी। हालांकि यह मूर्ख बाघ केवल आरोहण लोक के मध्य चरण में था, लेकिन उस पर जो दबाव डाला गया वह बहुत बड़ा था। इस मूर्ख बाघ का सामना करते हुए बुजुर्ग महिला ने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की, सीधे अपने सबसे मजबूत रूप में लड़ रही थी। दहाड़ शार्दुल दहाड़ा, एक विशाल पंजा उठाया जिसने आकाश को ढक दिया और इसे विशाल लोमड़ी की ओर पटक दिया। विशाल लोमड़ी कमजोरी दिखाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसने अपना सबसे मजबूत हमला किया। धड़ाम, पूरे आकाश और पृथ्वी पर एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ गूंज उठी। एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई थी। एक विशाल बाघ और एक विशाल लोमड़ी आकाश में हिंसक रूप से भिड़ गए। लड़ाई के भयानक झटके ज्वार की लहर की तरह बाहर की ओर बह गए। ये लड़ाई पूरे एक दिन और रात तक चली, फिर भी गतिरोध बना रहा। बुजुर्ग महिला, जो अब एक विशाल लोमड़ी थी, तेजी से भयभीत हो गई। वह इस मूर्ख बाघ द्वारा प्रदर्शित भयानक शक्ति से पूरी तरह से चौंक गई थी। वह कोई साधारण अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ नहीं थी, वह दिव्य योद्धा सूची पर एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ थी। अपने इतने सालों में उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं किया था जो उसके साथ लोगों के पार मुकाबला कर सके। फिर भी यह मूर्ख बाघ स्पष्ट रूप से केवल एक मध्य चरण आरोहण लोक बाघ दानव, उससे 3 लोक नीचे उसे एक ठहराव तक लड़ रहा था। ऐसी दुर्जय युद्ध शक्ति ने वास्तव में उसे हक्का बक्का कर दिया। सच तो यह है कि अगर शार्दुल बुजुर्ग महिला के बराबर ताकत वाले किसी मानव शक्ति का सामना कर रहा होता तो वह शायद इतनी आसानी से प्रदर्शन नहीं कर पाता। हालांकि उसने हाल ही में आरोहण लोक के मध्य चरण में प्रवेश किया था, जिससे उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी, लेकिन तब से कुछ ही समय हुआ था और उसका लोक अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ शार्दुल अभी भी दिव्य योद्धा सूची के विशेषज्ञों से कुछ हद तक कम था। दुर्भाग्य से यह बुजुर्ग महिला कोई मानव शक्ति नहीं थी, बल्कि एक लोमड़ी दानव थी। एक लोमड़ी दानव के रूप में उसकी रक्तरेखा स्वाभाविक रूप से शार्दुल द्वारा दबा दी गई थी, जिससे उसकी युद्ध शक्ति काफी कम हो गई थी। इसने शार्दुल को बुजुर्ग महिला से, जो एक लोमड़ी दानव में बदल गई थी, एक ठहराव तक लड़ने की अनुमति दी। जैसे ही दो विशाल जानवर आकाश में एक भीषण लड़ाई में लगे हुए थे, एक बादलों वाली नाव क्षितिज से तेजी से उनकी ओर उड़ती हुई आई। बादलों वाली नाव पर हंसा उस विशाल लोमड़ी को देखकर तुरंत भयभीत हो गई। एल्डर केतकी, हंसा ने उस विशाल लोमड़ी को देखते हुए घबराहट में चिल्लाया। जिस बात का उसे डर था वह आखिरकार हो गई थी। सीनियर हंसा, क्या आप उस लोमड़ी को जानती हैं? विराट ने हंसा की चीख सुनकर जिज्ञासा से पूछा। हाँ, मैं उसे जानती हूँ। वह हमारे लोमड़ी कबीले के मुख्य संप्रदाय की एक बेहद शक्तिशाली बुजुर्ग है जिसका नाम एल्डर केतकी है, हंसा ने कहा। उसकी आंखें डर और जटिल भावनाओं दोनों से भरी थीं। आपके लोमड़ी कबीले की मुख्य वंशावली की एक बुजुर्ग? हंसा के शब्दों को सुनकर विराट चौंक गया। उसने हंसा की ओर देखा और पूछा, सीनियर हंसा, क्या आपका मतलब है कि आप 9 शिखर पर्वत की मूल निवासी लोमड़ी नहीं है? नहीं, मैं मूल रूप से उत्तरी महाद्वीप के लोमड़ी कबीले की पैतृक शक्तिशाली एल्डर है जिनका नाम एल्डर केतकी है। हंसा ने अपनी आंखों में डर और जटिल